हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पिछली क्लास में चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले बिजनेस एनवायरनमेंट। हम लोग तीसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे जैसे हमने अभी तक किया है। क्या क्या सर? पहले थ्योरी, फिर एमसीक्यू, फिर उसका फ्लो चार्ट। ऐसे करके तो हमने 3 पार्ट में बात की थी, तो 3 पार्ट हम लोग यहाँ पर भी कवर करने वाले। ठीक है, आइए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको बिजनेस एनवायरनमेंट जानने के लिए 2 वर्ड मिलकर के बनाया है। अगर हम देखें तो बिजनेस एनवायरनमेंट कितने वर्ड से बना है? 2 वर्ड से मिलकर के बना है। अब 2 वर्ड कौन कौन से हैं? पहला वर्ड जो हमारे सामने दिख रहा है क्या है सर? बिजनेस। तो अगर हम बिजनेस का डिफिनेशन समझ ले तो हमको ये बात समझ आएगी, एनवायरनमेंट समझ सकते हैं। दूसरा वर्ड क्या है इसमें? एनवायरनमेंट का है। तो हम कह सकते हैं अगर बिजनेस और एनवायरनमेंट को अलग करके देखा जाए तो क्या चीजें होती है। तो जैसे आपको पता है कि बिजनेस क्या होता है सर? बिजनेस में आपने पढ़ा था ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो मनी अर्न करने के लिए बनाई जाती है, जिनको की जाती है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा सर एनवायरनमेंट। अच्छा, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और क्यों की जाती है? टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है। दूसरा एनवायरनमेंट मतलब फोर्सेस। कौन से फोर्सेस? जो अंदर या बाहर के सर, दोनों। कौन सी ये फोर्सेस होते हैं? कौन से फोर्सेस होते हैं सर? ये एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, फोर्सेस कौन थे यहाँ पर? क्या मतलब है? कोई धक्का लगेगा क्या? कोई गाड़ी से ऐसे आएगा ठोक देगा, उसको बोलोगे एनवायरनमेंट है? नहीं। एनवायरनमेंट का मतलब बिजनेस में एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा? वो सारी चीजें जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से बिजनेस को अफेक्ट करें, बिजनेस की एक्टिविटीज को, बिजनेस के प्रॉफिट्स को, बिजनेस के लॉस को, उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? ऑल दोज फोर्सेस, ठीक है, which affect the activities of business is known as business environment। ऐसा बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ठीक है बेटा, आइए इसको डीप में देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं लोग। तो सबसे पहले हमने आपके लिए लिखा है व्हाट इज बिजनेस। तो बिजनेस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। बिजनेस देखो बेटा, इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोडक्शन। क्या है? लगातार प्रोडक्शन करते रहना। अब सर प्रोडक्शन ही करते रहना, अगर सर्विस सेक्टर है तो वहां प्रोडक्शन नहीं, वहां प्रोवाइडिंग सर्विसिंग। ठीक है, अगर कोई ट्रेडिंग है तो वहां पर सेलिंग, परचेजिंग करना, ऐसा कुछ होगा ना। तो प्रोडक्शन का मतलब ये क्या, किसकी बात करें सर? ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें। तो इट इज कंटीन्यूअस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसको सेल करना, लोगों तक पहुंचाना ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम। क्या एम है यहाँ पर? अर्निंग प्रॉफिट्स। ठीक है, अंडर सर्टेन मार्केट कंडीशंस। तो किसी सिचुएशन, किसी मार्केट कंडीशन के अंदर काम करना, प्रोडक्शन करना और उसको डिस्ट्रीब्यूशन तक ले जाना, लोगों तक पहुंचाना, उनको यूज करने के लिए देना, ये हमारा क्या होता है? बिजनेस हो जाता है। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ रेगुलर एक्टिविटी कंडक्टेड विद एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? इनका उद्देश्य क्या है करने का? अर्निंग प्रॉफिट्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ दोज। क्या? फॉर द बेनिफिट्स ऑफ दोज whose behalf, whose on whose behalf the activities is conducted। मतलब जिसके बिहाफ पर ये काम की जा रही है उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉफिट क्यों अर्न करेगा? अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो वर्कर क्यों काम करेगा? वो सब करेगा कि उसको सैलरी मिलेगी ना। तो उसी चीज में यहाँ पर बात करें भाई, अगर कोई आपके लिए काम कर रहा है, आपके बिहाफ पर काम कर रहा है, आप प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसको प्रॉफिट अर्न करना है, वो उसके लिए बेनिफिट होना चाहिए। तो ये चीज बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस का डेफिनेशन हो गया। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होता है। बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? तो जनरल सी बात इसको देखने तो देखेंगे नहीं, नॉर्मल बात कर लेते हैं। सर प्रॉफिट की बात करता है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बेटा? प्रॉफिट का मतलब होता है कि उसको इतना क्या, उसकी जो अर्निंग्स हो, जो उसके सर अर्निंग्स हो, तो उसकी अर्निंग्स किसके इक्वल हो जाए? सर उसके एक्सपेंसेस के इक्वल हो जाए, प्लस कुछ प्रॉफिट एक्स्ट्रा एक्सेस बच जाए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच जाए, जो ओनर्स के पास में चला जाए, जो वर्कर्स को मिल जाए, ये सब चीजें कर ली। ठीक है, तो प्रॉफिट के अंदर ये चीजें होती है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जब बेटा नंबर ऑफ साइज बढ़ जाए। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट की अगर साइज बढ़ जाए, पहले 1 प्लांट था अब 2 हो गया, या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, डिपार्टमेंट की, ठीक है, या फिर साइज वॉल्यूम बढ़ जाए, प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ जाए, तब भी तो प्रोडक्शन कम मानेंगे ना, ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ का मतलब ये होता है। ठीक है, तीसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाना जिससे कि प्रोडक्शन करने के बाद अगर कोई कस्टमर यूज करता है इस प्रोडक्ट्स को तो क्या हुआ? सेटिस्फाइड रहे, उसको यूज करने के बाद खुशी मिले। जैसे आप लोग क्या करते हो कि फोन यूज करते हैं आप लोग, तो कहते हैं कौन सी कंपनी का फोन क्यों चाहता है? अच्छा है, ये फोन लो, वो फोन लो। क्यों ऐसा बोलते हैं? कि आप सेटिस्फेक्शन चाहते हैं उसको कंज्यूम करने के बाद। ठीक है, फिर कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप क्या चाहते हैं? मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहते हैं इस चीजों की।
तो यहाँ पर कस्टमर्स को सेटिस्फाइड होना चाहिए। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज को फेयर वेज मिले। वो सेटिस्फाइड कब रहेगा, जब उसको सर फेयर वेज मिलेगा, उसको प्रॉपर सैलरी मिलेगी, ठीक है, इसके साथ में उसको अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, पेंशन मिलेगा, इन्वायरमेंट अच्छा वर्किंग मिलेगा, तभी तो सेटिस्फाइड रहेगा। तो ये सब बिजनेस के भी क्या है, ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स देना जिसको यूज करने के बाद लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर जाए, जिनको फील गुड हो, बहुत अच्छा फील हो, उसको कर दें। मार्केट लीडरशिप, मार्केट लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि मार्केट में लीड कर सके, टॉप में आ सके। हम हमेशा चाहते हैं टॉपर बनने के लिए, तो हर बिजनेस में क्या चाहता है कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में लीडर बने, नंबर 1 बने। इसी वजह से आप लोग सुनते होंगे मार्केट में लीडर, जैसे गाड़ियों में बोलते हैं कि हम लोग BMW लेंगे, मर्सिडीज लेंगे, क्यों ले रहे हैं आप, क्योंकि वो मार्केट के लीडर है, वो टॉप क्वालिटीज की चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये मार्केट लीडर बनना चाहते हैं, मार्केट में लीड करना चाहते हैं सामने से। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट को बनाना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, और सर्विस टू सोसाइटी, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये सब करेंगे किसके हैं बेटा, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव थे किसने, बिजनेस के। आइए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट, अब एक्चुअल बात आती है जिस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था वहां पर। अभी तक हमने क्या देखा, शॉर्ट में देखा कि बिजनेस क्या होता है, अब इन्वायरमेंट की बात करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट एक्चुअल में क्या होता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स मतलब अकेले, हाँ बेटा देखो ये अकेले भी हो सकता है, अकेले भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। इंस्टीट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ठीक है, अब जैसे कोई बैंक हो गया, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई गवर्नमेंट हो गई, ये सब कोई हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है। एंड अदर फोर्सेस, अदर फोर्सेस का मतलब क्या होता है, ये आपको पता है ना, अदर फोर्सेस का मतलब क्या, वो फैक्टर्स जो किसी भी तरीके से अफेक्ट करेंगे उनको बोलते हैं फोर्सेस, व्हिच आर आउटसाइडर। देखो बेटा क्या बोला है यहाँ पर, आउटसाइडर, आउटसाइडर मतलब जो बाहरी हो, इंटरनल नहीं हो, इंटरनल ना हो, कैसा हो, आउटसाइडर हो, बिजनेस से बाहर के हो। द कंट्रोल ऑफ बिजनेस बट दैट पोटेंशियली अफेक्ट इज परफॉर्मेंस, अफेक्ट इन परफॉर्मेंस होगा बेटा यहाँ पर इन। तो इस तरीके से हो, आउटसाइडर्स हो, लेकिन अगर बिजनेस के एनवायरनमेंट में और बिजनेस को परफॉर्म नहीं करते रह रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके से अफेक्ट करे, ऐसा ना हो कि वो बाहर के हैं लेकिन ऐसा अफेक्ट कर रहे हैं जो कि नॉर्मल है, एकदम मिनिमम है, या फिर जिसका कोई वैल्यू ही नहीं, वो किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लो कि आप अपने घर में खेलो, एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा आपको मार रहा है काफी तेजी से, क्या आपको उसे चोट लगती है? बहुत छोटा सा बच्चा है, मारता है, चोट नहीं लगती, तो आउटसाइडर तो हुआ लेकिन आपको चोट नहीं लगती। लेकिन अगर कोई आपके बराबर का मारेगा तो उसे चोट लगेगी। तो किसको मारेंगे, कौन सा अफेक्ट कर रहा है, जो आपके बराबर का है। तो यहाँ पर भी ऐसे फोर्सेस जो एक्चुअल में अफेक्ट करते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज को, उनको यहाँ पर लिया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या फिर क्या क्या इसके फीचर्स हैं। फीचर आ जाए बेटा, यहाँ पर फीचर है या फिर इसके नेचर है, तो फीचर हो गया, नेचर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये सब वर्ड यूज होते हैं, तो हर जगह पर क्या होने वाला है, सेम चीज होने वाला है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स इन नेचर, कॉम्प्लेक्स की बात की जाती है मतलब कठिन है, कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन हो जाता है, बट एक वर्ड यूज होता है, ये काम करना सिंपल है बट इजी नहीं है। सिंपल है बट इजी नहीं है, इसका मतलब क्या, उसको करने को तो सब कर सकते हैं। जैसे आप लोग सुबह 5 बजे उठना क्या होता है, सिंपल है। आपको 3 घंटे दिन में पढ़ना सिंपल है बट इजी नहीं है, कर नहीं पाओगे उस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर चीजें तो होती हैं, आप सिंपली समझ सकते हो कि ये इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट है, ऐसे चारों तरफ है, लेकिन जब उसके अफेक्ट को समझने जाओगे ना, उसके इंपैक्ट को समझने जाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कभी भी समझ में नहीं आएगा, आप कभी भी 100% चीज अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, इट इज कंस्टेंटली चेंजिंग इन प्रोसेस। चेंजिंग मतलब क्या होता है, जो बदलता रहता है, हर समय बदलता रहता है। अब हर समय बदलता रहता है तो एनवायरनमेंट के कौन कौन फैक्टर्स हैं, जब अब तक आपको नहीं पता लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ, जैसे इसके अंदर आता है पॉलिटिकल, आता है टेक्नोलॉजिकल, आता है ये सब चीजें। जब टेक्नोलॉजिकल है तो बताओ, कल 3G था, आज 4G है, कल 5G हो जाएगा, चेंज हो रहा है ना, पर डे ये चेंज हो रहा है। पहले स्पीड कुछ और होती थी, आज स्पीड कुछ और है। पॉलिटिकल, पहले किसी और की गवर्नमेंट थी, आज किसी और की गवर्नमेंट है, कल किसी और की होगी, तो सब कुछ चेंज हो रहा है ना, कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस चेंजिंग होता रहता है। इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट बिजनेस यूनिट, ये डिफरेंट फॉर डिफरेंट बिजनेस यूनिट, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों पर इंपैक्ट डालता है, ठीक है। इसका जो इंपैक्ट है वो अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से होता है।
इट हैज बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। इनका क्या होता है, लॉन्ग टर्म में भी इम्पैक्ट पड़ता है प्लस शॉर्ट टर्म भी पड़ता है। एग्जांपल देखो, जब कोरोना आया, कोरोना में तो उस ईयर में 2019, 2020, 21 ये 2-3 साल तो शॉर्ट टर्म के हो गई, इनमें तो इम्पैक्ट पड़ा ही पड़ा, प्लस ये अगले 2-4-5 साल और भी इम्पैक्ट इनके अभी पड़े हैं। हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, लोगों के पास इनकम नहीं है, एक्सपेंडिचर कम हो गया है, ये सब चीजें हो रही है ना, तो इम्पैक्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म भी होता है। अनलिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स क्या होता है, अनलिमिटेड है भाई। जब भी बात की जाएगी तो एनवायरनमेंट में तो हमेशा अनलिमिटेड चीजें रही हैं, हमेशा अनलिमिटेड चीजें आपको अफेक्ट करती रहती हैं, तो ये अनलिमिटेड होती हैं, जिसको हम लोग काउंटलेस बोल सकते हो, ठीक। इट इज वेरी अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब क्या है, ये बेटा वेरी अनसर्टेन का मतलब ये क्या, एकदम अनिश्चित है, हमको नहीं पता है उसको कैसे होने वाला है, ठीक है, वो किस तरीके से होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स के अंदर बात आता है कि कैसे इंटर रिलेटेड है। अब बताओ, पॉलिटिकल, सोसाइटिकल, अलग अलग हमने अभी पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो हर इन्वायरमेंट में हम चीजें बोलते हैं, हमारी बॉडी में भी देखो हर चीज कनेक्टेड है। हम ऐसा नहीं बोलते पैर निकाल देंगे तो भी चल सकते, ठीक है, तो हर चीज एक दूसरे से इतनी ज्यादा कनेक्टेड है कि वो जरूरी है। तो ऐसे ही अगर हम लोग ये देखें कि हमारे आसपास में जैसे टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, अगर मान लो कोई अभी हाल में क्या हुआ, चाइना के प्रोडक्ट्स को हमारे यहाँ पर बैन किया गया, अगर पॉलिटिकल और वो टेक्नोलॉजिकल, हम किस में बने, पॉलिटिकल जो रेगुलेशन बदला है, लीगल रेगुलेशन बदले हैं, लीगली चेंज हुआ है सब कुछ, और उधर भी क्या चेंज हो रहा है, चाइना से जो टेक्नोलॉजी आ रही थी। तो सोचो तीन चीजें एक साथ रिलेट हो गई कि नहीं, तो कहीं ना कहीं हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है यहाँ पर। इट इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये इंटरनल इन्वायरमेंट होती है प्लस एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होगा, हम आगे देखेंगे, इंटरनल का मतलब क्या है, एक्सटर्नल का मतलब क्या है, उन सब चीजों के बारे में डीप पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर और डीप पढ़ेंगे, थोड़ा इसमें भी एक्स्ट्रा हो सकता है, बट आप लोग समझिए, ये पढ़ने से आपको क्या होगा, बेसिक्स बहुत क्लियर हो जाएगी इस चीज, ठीक है। आइए एक आपके पास डायग्राम दिख रहा है, थोड़ा सा ये अच्छा, मतलब क्वालिटी इसकी थोड़ी ठीक नहीं, लेकिन आप लोग देखने लायक है, हम लोग बताते रहेंगे, आप नोट करते रहिएगा इसको, ठीक है। पहला इसमें क्या है कि देखिए इंटरनल इन्वायरमेंट, सबसे पहले क्या होता है, कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस का सराउंडिंग है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, उसका इंटरनल इन्वायरमेंट आता है। ये क्या पार्ट है सर, इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है। इंटरनल का मतलब क्या हो जाएगा, ये इंटरनल का मतलब क्या है, ये इंटरनल इन्वायरमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो विद इन द बिजनेस चीजें हमारे पास हो रही तो बहुत नजदीक है, बिजनेस के सबसे करीब वाली चीजें, उसको बोलते हैं इंटरनल। अब थोड़ा सा उससे जो दूर है, उससे दूर है मतलब थोड़ा सा उससे हटके है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉइज, कॉम्पिटिटर्स, ट्रेड एसोसिएशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिटीज, सॉरी ये कम्युनिटीज हैं, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, गवर्नमेंट, ये सब के सब क्या है, अब अंदर बिजनेस के नहीं, लेकिन बिजनेस से थोड़े से दूरी पर, थोड़ा उनसे लगे हुए, चारों तरफ जुड़े हुए हैं, एक तरीके से कह सकते हो। फिर उसके बाद उससे बड़ा क्या आता है, उसके बाद आता है एक्सटर्नल, जो सबसे दूर है, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, सोसाइटल एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस और सोशियो कल्चरल फोर्सेस, ठीक है, और साथ में सोसाइटल। तो ये अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट होते हैं, एक लेयर वाइज चलता है। सबसे पहले हमने क्या बताया बेटा, अगर कोई बिजनेस है तो मान लेते हैं हमारे पास कोई बिजनेस है, तो इस बिजनेस के चारों तरफ सबसे पहले क्या आ जाएगा, इंटरनल आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, उससे थोड़ा दूर जो इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक और लेयर बन जाएगी जिसमें सबसे एक्सटर्नल हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा बाहर है, जो सबसे ज्यादा दूर है, ठीक है, जो अनकंट्रोल, कंट्रोल लेवल पे। जो इंटरनल है, इतने बिजनेस है, ये तो पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, जो थोड़ा सा बाहर उसको कम कंट्रोल करेंगे, उससे थोड़ा कम कंट्रोल करेंगे, और एकदम जो बाहर है कंट्रोल के बाहर है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, अभी इन सब चीजों के बारे में और भी हम लोग लिखे हैं इसमें। टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मेनली बिजनेस एनवायरनमेंट कितने तरीके के होते हैं बेटा, दो तरीके से, कौन से, इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल, ठीक है। तो बेसिकली इनके बारे में देखते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, द फैक्टर्स व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंपनी। एक नंबर के क्वेश्चन में काफी बार पूछा जाता है, कौन से फैक्टर्स को, कौन से फोर्सेस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो कौन से फोर्सेस को कंट्रोल किया जा सकता है वो हमको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, वो इंटरनल,
इंटरनल फोर्सेस को कंट्रोल किया जा सकता है। प्राइमरी फैक्टर्स, ये मतलब प्राइमरी का मतलब बेसिक, बहुत नॉर्मल से ये होते हैं, ठीक है, ये बेसिक से होते हैं जिनको कंट्रोल। तो प्राइमरी फैक्टर्स विच डायरेक्टली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टली किसको अफेक्ट करे बेटा? ये ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को डायरेक्ट इंपैक्ट करे, एकदम डायरेक्ट। जैसे आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन करता है? आपके घर वाले, ठीक है, तो डायरेक्ट इंपैक्ट किसका? घर वालों का। फिर आती है सोसाइटी, तो ये समझ लो कि सबसे पहले जो आपके ऊपर इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है और वो आपके घर वाले हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पर होता है, ये क्या होते हैं? डायरेक्ट इंपैक्ट आते हैं, सबसे करीब होते हैं और सबसे ज्यादा ये क्या कंट्रोल में हो सकते हैं। तो मेन मटेरियल, मनी, मशीन्स, मैनेजमेंट, ये सब इंटरनल हो गया ना, मतलब वहां पर जितने भी मैन काम कर रहे हैं, मटेरियल जितना भी लगा हुआ है, मनी, मशीन्स, मैनेजमेंट, ये सब कंट्रोल किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता है, ठीक है। इसका होता है टाइप्स ऑफ इंटरनल। इसमें इंटरनल में कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं? तो पहला वैल्यू एंड सिस्टम। वैल्यू का मतलब क्या होता है? जिन चीजों पर बहुत स्ट्रांगली आप बिलीव करते हैं या फिर जिन चीजों को बहुत ही स्ट्रांगली मानते आए वो आपकी वैल्यूज होती है, या फिर जिनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे हमारे पर ऑनेस्टी प्रायोरिटी दी जाती है, ये वैल्यूज में आएंगी, ठीक है। लोगों के साथ ऑनेस्टी रखना, लोगों का रिस्पेक्ट करना, ठीक है, हेल्प करना, हेल्पिंग नेचर होना, ये सब क्या है? वैल्यूज, ठीक। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? कितने कितने तरीके से मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, हमारे पास में क्या मिशन है, हम किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, हम किस चीज को पाना चाहते हैं, जो एंड रिजल्ट क्या पाना चाहते हैं, उसकी बात करता है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर। मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, उसका नेचर क्या है, वो भी इसके टाइप्स में अंदर आ जाएंगे। इंटरनल पावर रिलेशनशिप, कैसा उनके बीच में, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट में कैसा रिलेशनशिप है। तो ये सब चीजें क्या, पावर्स की बात कर रहे हैं, उनमें डिसीजन मेकिंग चीजें। ह्यूमन रिसोर्सेज, आपस में रिसोर्सेज ह्यूमन के जो किस तरीके से जुड़े हुए। ब्रांड की इमेज, कंपनी की इक्विटी। देखो कंपनी की इमेज कैसी है मार्केट में, अच्छी है, बुरी है, तो ये भी किसी तरीके से इंटरनल इन्वायरमेंट का एक पार्ट हो जाएगा। ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इक्विटी का, इक्विटी का मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ देखो इक्विटी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, समानता नहीं होगा। यहाँ पर इक्विटी का मतलब समानता नहीं है, तो क्या है, इक्विटी का मतलब ये होगा कि मार्केट में कितना टाइटली आप पोजीशंस को होल्ड करते हो, कितना स्ट्रांगली लोगों के दिमाग में आपके ब्रांड के बारे में चीजें पड़ी हुई कि जैसे अगर किसी का हम लोग के दिमाग में होता है, अगर कोल्ड ड्रिंक के नाम पर कुछ पहले आता होगा, तुम्हारे दिमाग में आता है कोका कोला आता होगा, ठीक है, किसी के दिमाग में कुछ और ब्रांड आता होगा। ऐसे अगर कपड़े में तो सबसे पहले जारा, नाइकी वगैरह आते हैं ना, तो आपके दिमाग में उन्होंने क्या कर लिया, घर कर लिया है, तो वो सब क्या होगा, ब्रांड इक्विटी बन गई है उनकी, ठीक है। इक्विटी का मतलब यहाँ पर ये होता है। इसका दूसरा हमारे पास में क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें हैं, वो चीजें हम लोग देखते हैं। तो दोज फैक्टर्स व्हिच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। अब बताओ इंटरनल क्या था सर, कंट्रोल में था, लेकिन ये बियॉन्ड नहीं है, वो बियॉन्ड में नहीं था, वो कंट्रोल में था, हमारे हाथ में था, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते थे, उसको मैनेज कर सकते थे, उसको मिनिमाइज कर सकते थे। ये आउट ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल आउट ऑफ कंट्रोल होता है। ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस आर इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक्सटर्नल में भी दो पार्ट, कौन से सर, माइक्रो एंड मैक्रो होने वाले हैं, क्या यही होने वाले हैं। पहला सर माइक्रो और दूसरा मैक्रो। आइए देखते हैं मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो अब बोलते हैं ना माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब जो बहुत छोटे लेवल पर, यूनिट लेवल पर, बहुत ही मिनिमम, बहुत छोटा हो, स्मॉल साइज हो। तो माइक्रो इन्वायरमेंट मतलब जो बहुत लिमिटेड हो, बहुत छोटे से एरिया में हो, जिसका इंपैक्ट कम पड़ता है, उसको बोलते हैं माइक्रो। या फिर बोल सकते हैं जिसके ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल बिजनेस का होता है, ठीक। अभी हमने इसके ऊपर बात की बियॉन्ड द कंट्रोल, ऐसा नहीं, इस माइक्रो पे थोड़ा बहुत नॉमिनल कंट्रोल होता है, ठीक है। तो द एनवायरनमेंट विच चूज विच क्लोज टू द बिजनेस एंड अफेक्ट इट्स कैपेसिटी टू वर्क इज नोन एज माइक्रो। बहुत ही क्लोज है, बहुत ही पास है, जो सबसे पहले उसको इंपैक्ट करता है, उसको बोलते हैं माइक्रो। मैक्रो इट इंक्लूड्स फैक्टर्स दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। ये वे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं या फिर जो आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, लेकिन उनको सही से अगर ऑब्जर्व किया जाए, स्कैन किया जाए, तो उसमें हमको अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है।
किसकी अपॉर्चुनिटी? सर प्रॉफिट ज्यादा करने की, ज्यादा से ज्यादा वाइड करने की, ग्रोथ करने की, उस चीज की। एंड थ्रेट्स टू द बिजनेस यूनिट्स, ठीक है। और ये भी बता सकता है कि हमारे लिए क्या नुकसान हो सकता है। जैसे नोकिया के फोन में देखो आपने, अब नोकिया एंड सैमसंग उस टाइम पर मार्केट में नोकिया लीडर हुआ करता था, आज के 10 साल 15 साल 20 साल पहले। बट क्योंकि 4G फोन हमारे पास में स्मार्टफोन आने लगे थे और नोकिया के पास कीपैड फोन हुआ करता था, नोकिया ने अपॉर्चुनिटी को पकड़ा नहीं। अगर अपॉर्चुनिटी को पकड़ा नहीं, इस वजह से नोकिया के लिए वो थ्रेट बन गया, नुकसान कर गया वो चीज। बट सैमसंग ने उस टेक्नोलॉजी को पकड़ लिया और उस ट्रेंड को पकड़ लिया, उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया और मार्केट में सैमसंग लीड कर गया, ठीक है। तो एक अच्छा एग्जांपल वहां पर हो सकता है ये चीज। फॉलोइंग्स आर द एलिमेंट्स ऑफ द मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हमने आवाज तो सबसे पहले माइक्रो एनवायरनमेंट। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में बोला ना, जिसके ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, जो बहुत ही पास में करीब होते हैं। तो सप्लायर्स, सबसे पहले क्या है? सप्लायर्स। सप्लायर्स मतलब क्या? जो रॉ मटेरियल्स देते हैं, ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स देते हैं, जो मशीन वगैरह सप्लाई करते हैं या फिर अदर थिंग्स सप्लाई करते हैं। दूसरा कस्टमर्स। अब कस्टमर भी देखो 3 तरीके के कस्टमर से बात कर रहे हैं या फिर 5 तरीके की, सॉरी 5 तरीके की। पहला होलसेलर, जो सर बल्क में डील करता है। दूसरा रिटेलर, सर ये जो यूनिट वाइज बहुत छोटी छोटी यूनिट्स में डील करता है, स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है, उसको बोलते हैं लोग रिटेलर्स। इंडस्ट्रीज, मान लो कि आप टेक्सटाइल कंपनीज में हो, टेक्सटाइल कंपनी में आप स्पिनिंग का काम करते हो या फिर कॉटन का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपकी इंडस्ट्री कॉटन स्पिनिंग वगैरह में है। लेकिन जो कपड़ा बनाते होगी, जैसे रेमंड है, ठीक है, वो सब कपड़ा मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उनके लिए हमारी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल्स हो जाएगा। तो यही बोला है कि इंडस्ट्रीज भी तो कस्टमर हो सकती हैं, कोई इंडस्ट्री है तो वो भी कस्टमर हो सकता है। गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट भी सामान मंगाती रहती है, उनके लिए भी हमारे कस्टमर्स हैं। फॉरेनर्स, जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, क्या जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, तो वो चीज भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। इसके बाद क्या है सर? पहला पॉइंट सप्लायर, दूसरा कस्टमर, तीसरा मार्केट इंटरमीडिएरीज। मार्केट, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है मार्केट इंटरमीडिएट से कि ये इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, माइक्रो क्या होता है? तो ये माइक्रो में आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो माइक्रो पहला मिडिलमैन। मिडिलमैन कौन होता है बेटा? जैसे एक ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मान लो, और इधर तुम्हारा कस्टमर है बेचारा, इंतजार करता है सामान के लिए, ठीक है। तो इधर क्या हो? होलसेलर होते हैं, फिर रिटेलर होता है, इधर से ये सामान जाता है, इधर से ये सामान फिर इसके पास होता है, तो ये सब क्या है? इंटरमीडिएरीज। प्लस यही सिर्फ नहीं होते हैं, अब इन सब कामों को करने के लिए बैंक भी तो चाहिए, बैंक से पैसा चाहिए, बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ये सब क्या इंटरमीडिएरीज की पार्ट होते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट हो जाएगा, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट क्या बोला है ना, तो जो बैंक्स वगैरह है वो। मार्केटिंग एजेंसीज, वो एजेंसी जो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए काम आती है, वो एजेंसी जो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए काम आती है, ठीक है, वो एजेंसी जो इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड कर रही है, वो सब चीजें अंदर आ रही है। फिजिकल इंटरमीडिएट मतलब जो स्टोरेज वगैरह का काम करने के लिए आती हैं, जो गुड्स को इधर उधर करती रहती है, तो वो सब भी इंटरमीडिएट के पार्ट हो सकते हैं। इसके बाद कौन आता है? कंपटीटर्स एंड पब्लिक्स। कौन? कंपटीटर एंड पब्लिक। ये सब किसके पार्ट थे? माइक्रो एनवायरनमेंट के पार्ट थे, ठीक है। आइए दूसरा पार्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? मैक्रो एनवायरनमेंट। सर मैक्रो एनवायरनमेंट में भी 2 पार्ट हो जाएंगे। सर बहुत पार्ट है, इतने पार्ट है कि हम लोग परेशान हो जाएं। नहीं, एक फ्लो चार्ट हम लोग नीचे भी बात करेंगे, फ्लो चार्ट में आप देखोगे और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इतना परेशान नहीं होना कि सर इतने टाइप्स हैं तो कैसे याद हो जाएंगे, वो फ्लो चार्ट याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो पहला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ये तो बात हमने पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स है एंड डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब जो चेंज होता रहता है इन नेचर, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन पॉलिसीज। जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होती है, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होते हैं, तो उस तरीके से ये भी चेंज होता रहता है। मैक्रो एनवायरनमेंट इसी तरीके से चेंज होता रहता है, ठीक है। अब आइए इसके अंदर कौन कौन सी चीजें, तो सिचुएशन इट इज 3 एलिमेंट्स। कौन कौन से 3 एलिमेंट्स की बात कर रहा है? तो पहला एलिमेंट क्या है? इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पब्लिक। इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पब्लिक का मतलब क्या हो गया? पब्लिक के पास मनी है कि नहीं, क्या उनके पास परचेजिंग पावर है कि नहीं, क्या उनके पास इतना पैसा है कि वो एक्सपेंसेस कर रहे हैं कि नहीं, तो वो चीजें बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब होता है जैसे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ये 2 पॉलिसी होती है ना।
कौन सी सर? फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। सर फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? ये गवर्नमेंट बनाती है। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? ये आरबीआई बनाती है। गवर्नमेंट क्या करती है? जितने भी एक्सपेंडिचर हैं और जितने भी रेवेन्यू हैं उनका जो लेखा जोखा रखती है उसी को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी बनाना। आरबीआई क्या करती है? जो बैंक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, और बैंक रेट, बैंक रेपो रेट, ये सब जो रेट्स वगैरह डिसाइड करते हैं वो हमारे यहाँ पर इसके क्या पोजीशन, इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है उसके बारे में बात करता है इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक सिस्टम भाई हमारे पास कौन सा सिस्टम फॉलो किया जा रहा है? कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है, वो सिस्टम हमारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके का सिस्टम होता है। तो कैपिटलिस्ट होता है, सोशलिस्ट होता है और तीसरा मिक्स्ड होता है। तो ये तीन तरीके के होते हैं। अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कैसा कि हमारे पास रोड कैसे हैं, ब्रिज, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब किस तरीके से हैं। बैंकिंग, बैंकिंग किस तरीके से काम कर रही है, बैंक्स किस तरीके से काम कर रही है। इंश्योरेंस कंपनीज, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी पर रिस्क बेयरिंग कैसा हो रहा है हमारे इंडियन कंट्रीज में या फिर अदर कंट्रीज। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट्स। मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है मनी मार्केट, ये आपको क्लास 12 में पढ़ने को मिलेगा मनी मार्केट क्या है। कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट वगैरह कैसा परफॉर्म कर रहा है इसके बारे में बात करता है। ठीक है, आइए तो ये हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट के पहला इकोनॉमिक। दूसरा है नॉन इकोनॉमिक। क्या है? नॉन इकोनॉमिक है। सर नॉन इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? जो इकोनॉमिक नेचर की नहीं, जो मनी की बात नहीं की जाएगी, मनी से रिलेटेड बात नहीं की जाएगी, अलग चीजें बात की जाएगी। जैसे इसमें पहला सबसे पहले क्या फॉलोइंग आता है? इंक्लूड्स नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो कि मनी से रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? पॉलिटिकल। हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है? पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, लोगों के बीच में कौन सी पार्टीज पसंद की जा रही है, कौन सी चीजें की जा रही है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इट अफेक्ट्स द डिफरेंट बिजनेस यूनिट एक्सटेंसिवली कंपोनेंट्स आर पॉलिटिकल बिलीफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसा बिलीव करती है, वो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है कि नहीं करती, उसका क्या मानना है कि ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, कंट्री ग्रोथ करेगी कि नहीं करेगी, तो उसकी बिलीफ सिस्टम कैसे है। पॉलिटिकल स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, क्या हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल बहुत इम्बैलेंस चल रहा है या फिर कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ बनी हुई है, पार्टीज 5 साल कवर कर रही हैं, उनकी पॉलिसीज अच्छी आ रही है, तो उस चीज के बारे में बताया। रिलेशन विद अदर कंट्रीज, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका बाहर के देशों से कैसा रिलेशनशिप बना हुआ है उसके बारे में बताया। डिफेंस एंड मिनिस्ट्रियल पॉलिसी, मिनिस्ट्री पॉलिसीज, हमारे यहाँ पर जो डिफेंस पे कितना बजट खर्चा किया जा रहा है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिफेंस पे कितना खर्चा कर रही है, साथ में हमारे सिक्योरिटी पर्पस से कितना पैसा खर्चा कर रही है वो भी डिफाइन करता है। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप विद द कंट्री, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, हमारे अलग अलग स्टेट्स के, हमारे अलग अलग स्टेट्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप बना हुआ है उस चीज को बताया। थिंकिंग अपोजिशन पार्टीज टुवर्ड्स बिजनेस यूनिटी, अलग अलग पार्टीज जो है उनका बिजनेस को लेकर के कैसा नजरिया है, वो उसको पॉजिटिव में देखते हैं, फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा सोशियो कल्चर, क्या है? सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? सोशियो कल्चर की बात है जब सोसाइटी की बात आ रही, ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा? इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, सोसाइटी में जो फैक्टर्स हो रहे हैं नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इज नोन एज सोशल कल्चर। अब बताओ सोशल में क्या हो रहा है? लोग सोसाइटी में क्या करते हैं, पहले कुछ और पहनते, मतलब पहले नॉर्मल जींस वगैरह का ट्रेंड नहीं चलता था, अब जींस वगैरह का ट्रेंड चलने लगा है। पहले लोग नॉर्मल वॉच पहनते थे, अब स्मार्ट वॉच पहनने लगे। तो ये सोसाइटी में कैसा चेंज हो रहा है? पहले वो कुछ ट्रेडिशन को नहीं फॉलो करते थे, जैसे कुछ जगह पर कोई प्रोफेशनल चीजें नहीं फॉलो की जाती थी, जैसे हमारे यहाँ पर क्या था कि वैलेंटाइन डे वगैरह, ठीक है, क्रिसमस, न्यू ईयर पार्टीज, ये सब बहुत नॉर्मल, बर्थडे पार्टीज, ये सब बहुत नॉर्मल नहीं होती थी, बहुत गिने चुने लोग करते थे। लेकिन आज सोसाइटी चेंज हो गई, उनको ये नॉर्मल था, तो सोसाइटी बेनिफिट यहाँ पे सोशल चेंजेस हो रहा है। These factors includes attitude of peoples to work, वो कैसा काम कर रहे हैं। फैमिली सिस्टम क्या हो गया? पहले क्या होता था? ब्रॉड फैमिली होती थी, अब क्या हो गई? नैरो फैमिली हो गई है। ठीक है, कास्ट सिस्टम कैसा, कास्ट को कितना प्रायोरिटी मिले, रिलीजन, एजुकेशन, मैरिज, उनमें क्या क्या फॉलो किया जा रहा है, वो क्या चीज कर रहे हैं, ये सब चीजें यहाँ पर मायने रखती हैं। इसका तीसरा आता है हमारे पास में टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी की बात आती है क्या सर? जो भी टेक्निक्स चल रही है, जो भी एडवांसमेंट आ रहा है टेक्नोलॉजी में, ठीक है, तो अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज,
क्या? साइंटिफिक नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क इज नोन एज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं? जब साइंटिफिक नॉलेज का हम लोग प्रैक्टिकल में यूज कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया कि इंटरनेट का यूज करना शुरू किया। हमने क्या किया? टेक्नोलॉजी का इस तरीके से यूज किया कि हम एक जगह से बैठे हुए दूसरी जगह पर बात कर सकते हैं। तो ये पहले थ्योरेटिकल हुआ था, लेकिन अब उसका प्रैक्टिकल हो गया। तो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? जब साइंटिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकल में यूज किया जाता है। एवरी डे देयर हैज बीन वास्ट चेंजेस इन द प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, लाइफस्टाइल, लिविंग कंडीशन एंड चेंजेस मस्ट बी एनालाइज्ड इन एवरी बिजनेस एंड शुड बी दीस चेंजेस। सीधी सी बात है, देखो आप हर रात हर दिन कुछ नया टेक्नोलॉजी है। अभी व्हाट्सएप में कुछ और होता है, अब पेमेंट सिस्टम आ गया, ठीक है। इसके पहले पेटीएम के साथ कुछ और था, अभी कुछ नया हो गया। पहले टेक्नोलॉजी में कुछ और होता था, 5G था, अभी 4G था, अब 5G आने वाला है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हर दिन हर पल कुछ ना कुछ बदलता रहता है इस टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर बोला गया। तीसरा, चौथा क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होगा? जो नेचर से रिलेटेड है। इट इंक्लूड्स नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर से डायरेक्टली रिलेटेड, जो प्रकृति से नेचर है हमारे पास। वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशन, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है, वार्म है, कोल्ड है, कैसी है, ठीक है। पोर्ट फैसिलिटीज, पोर्ट फैसिलिटीज का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए पोर्ट्स कितने हैं, कितने ज्यादा, कम है या फिर ज्यादा है। अब ऐसा भी हो सकता है किसी देश के चारों तरफ वाटर ही ना लग रहा हो, तो वहां पर पोर्ट्स तो बहुत कम होंगे। किसी देश के साथ में बहुत सारा वाटर लग रहा है, चारों तरफ उसकी बाउंड्री की वाटर लगा हुआ है, तो पोर्ट्स ज्यादा बन सकते हैं। तो हो सकता है ना, ये नेचुरली है। अब ऐसा थोड़ी ना कि कोई कंट्री अपना लोकेशन चेंज कर सकती है, ऐसा नहीं है ना। तो अब इंडिया के साथ में कोस्टल एरिया कितना लग रहा है, ठीक है, अमेरिका के साथ में कोस्टल एरिया कितना लग रहा है, तो ये सब मायने रखता है। इसी बोलते हैं नेचुरली। रेनफॉल कितना है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, तो फैक्टर्स सच एज सॉइल, सी, रिवर्स वगैरह वगैरह। एवरी बिजनेस यूनिट मस्ट लुक फॉर दीज फैक्टर्स बिफोर चूजिंग लोकेशन फॉर देयर बिजनेस। सबको ये सब चीजें देख करके ही काम करनी चाहिए। और एक इसका पांचवा है हमारे पास में क्या? डेमोग्राफिक। जब बात आती है डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? सर ये कॉन्स्टिट्यूशन का वगैरह का बात करता है क्या? नहीं, डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? ये बात करता है हमारे पास पॉपुलेशन, किसकी? पॉपुलेशन। तो पर्सपेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन कैसे? पॉपुलेशन मतलब हमारी किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन, जो वहां पर जनता रह रही है, उसका साइज कितना है, छोटा है, बड़ा है, बहुत ज्यादा है, या फिर कैसा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पीपल्स की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है, अच्छा है, बुरा है, नॉर्मल। अब देखो कोई डेवलपिंग कंट्रीज है तो वहां पर नॉर्मल होगा, लेकिन कोई डेवलप कंट्री है तो वहां पर हाई होगा, कोई अंडर डेवलप कंट्रीज है तो वहां पर लो होगा। तो ये सब डिपेंड करता है लिविंग का। ग्रोथ रेट, वहां पर रेट कैसी ग्रोथ कर रहे हो, किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा चल रहा है, इन्फ्लेशन ग्रोथ कर रहा है, वो सब चीजें। एज सेक्स कंपोजिशन, एज सेक्स कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि भाई कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, मेल एंड फीमेल की बात करते हैं, और कितने ट्रांसजेंडर हैं, ये सब तीनों की बात करते हैं। तो ये मिला करके। फैमिली साइज, फैमिली साइज मतलब क्या है कि 4 लोगों को फैमिली मानी जाती है। जैसे हम तो हमारे 2 का फैमिली को मानते हैं, हम तो इसके पहले फैमिली कितनी होती थी? 10-15 लोग की फैमिली होती थी। तो पहले ब्रॉड फैमिली होती थी, अब नैरो फैमिली होने लगी। तो फैमिली की साइज क्या है? न्यूक्लियर हो गई है। इनकम लेवल क्या हो गया हमारे यहाँ पर, किस कंट्री में कैसे इनकम लेवल के, अपर लोअर के हैं, लोअर के हैं, मिडिल के हैं, कैसे हैं, वो सब चीजें यहाँ पर। एजुकेशन लेवल, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं लोग हैं, ये सब चीजें मायने रखती हैं। एवरी बिजनेस यूनिट मस्ट सी these features of population and recognize their various need and product accordingly। इन सब चीजों को उनको पहचानना पड़ता है और इस चीज को उनको फॉलो करना है। इसके बाद इसमें हमारा छठवां इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। फॉरेन का कैसा एनवायरनमेंट है, फॉरेन में किस तरीके से चीजें चल रही हैं, फॉरेन में किस तरीके से बात हो रहा है। तो इट इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। हर इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली इंपैक्ट करती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से, ठीक है। तो ये बोला है इसके अंदर। इंटरनेशनल हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। दीस फैक्टर्स अफेक्ट द बिजनेसेस आर, पहला ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, फॉरेन बिजनेस पॉलिसीज, कल्चरल एक्सेस। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या, किस तरीके से पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। लिबरलाइजेशन, उनके यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस पॉलिसी, लाइसेंसिंग पॉलिसी, वर्किंग का कंडीशन कैसा है उसके बारे में बात करता है। फॉरेन बिजनेस पॉलिसीज, किस तरीके से हमारे देश की और दूसरे देश की कंडीशंस, जैसे हमारे यहाँ पर चाइना से इतने प्रोडक्ट्स को बैन किया जाता है, तो उनके लिए फाइनल क्या फॉरेन पॉलिसीज थोड़ी सी एडवर्स हो गई हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी उसके लिए स्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो पॉलिसीज किसके साथ में कैसे चल रही है, उनके साथ में रूल्स कैसे बन रहे हैं, कैसे उनके साथ में एग्रीमेंट्स वगैरह चल रहे हैं। कल्चरल एक्सचेंज,
किस तरीके से चेंज, तो वेस्टर्न कल्चर इंडिया में फॉलो किया जा रहा है, इंडियन कल्चर कैसे और जगह फॉलो किया जा रहा है, तो ये सब चीजें मायने रखती हैं। ठीक है, तो ये बातें हमने कर ली है, ये बातें हमने कर ली है। इसमें हमने कितनी चीजों के बारे में पढ़ा था, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, और बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हमने ये बातें की। आपको मैं ये देखो, आपको जिसकी बात कर रहा था मैं कि आपको एक ही जगह पर मैं सब बता रहा था। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमने बात किया था। बिजनेस एनवायरनमेंट दो चीजें बताई थी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर आपको बताया था, ये देखो आप लोग ये नोट कर लेना, प्रोमोटर, मिशन ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, इंटरनल पावर रिलेशन, कंपनी इमेज, ब्रांड इक्विटी, फिजिकल एसेट्स, R&D, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, ये सब आप नोट कर लेना कौन कौन सी आती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी, माइक्रो और मैक्रो दो चीजों की बात की हमने। माइक्रो टास्क एंड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, मतलब जो डायरेक्टली कंपनी के एक्टिविटी से रिलेटेड होती हैं, जो थोड़ी बहुत कंट्रोल में होती हैं, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपटीटर्स, पब्लिक, फाइनेंसिंग और मार्केटिंग, इनकी बात की। और फिर मैक्रो मीडिया जनरल, जो सबके ऊपर लागू करती हैं, कोई स्पेसिफिकली इनकी किसी को डिपेंड नहीं करती हैं, तो इकोनॉमिकल, सोशल, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, नेशनल, टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल। तो इतनी चीजों को हमने बात कर ली और आज की क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आएंगी। हम लोग अगले क्लास में इसके आगे फिर जुड़े रहेंगे और आप भी हमसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, आज के बच्चों कैसे हो, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। हमने पिछले चैप्टर में मीनिंग देखा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखा था एंड उसके कंपोनेंट्स देखा था। इस वाले चैप्टर में दो चीजें कवर करेंगे, कौन कौन सी, इंपॉर्टेंस एंड डायमेंशंस। ठीक है, पिछली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, ठीक है, बट अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे चीजों को। आइए, इंपॉर्टेंस, सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या होता है। इंपॉर्टेंस मतलब ये जरूरी क्यों है, हमको बिजनेस एनवायरनमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा होना भी जरूरी है कि नहीं। ठीक है, तो इसका जरूरत सबसे पहले क्या बोला है, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी का मतलब हमको ये बता दो क्या होता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज को देखते, आपके फेवर में कोई काम होने के लिए आ जाए या फिर फेवर में कोई चीज होने लगे, तो अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर आपके घर वाले बोलते हैं कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, मतलब आपके फेवर में एक कंडीशन है कि अगर आप लोग अच्छा नंबर लाते हो तो आपको बाइक मिलेगी, स्कूटी मिलेगी, फोन मिलेगा, तो ये अपॉर्चुनिटी है ना कि आपके फेवर में कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर बोला कि फेवर में कुछ हो सकता है, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, मतलब कुछ अगर हम इन्वायरमेंट को स्कैन करते रहेंगे, देखते रहेंगे, बात करते रहेंगे उसके बारे में, ठीक है, तो वहां से कोई अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी जिसको हम लोग कैच कर सकते हैं, और कैच करके क्या फायदा होने वाला है वो चीजें होती है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी को कैच कर सकते हैं एंड गिव फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट जिसने पहले अपॉर्चुनिटी को पकड़ा वो पहले वहां पर जीते। जैसे अभी सोचो क्या चल रहा है सर, हमारे कंट्री में इस टाइम पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी नया शुरुआत हो रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शुरुआत हो रही है, अब ये एक एरा शुरू होने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल का, बोल सकते हैं एरा, ये डिकेड शुरू होने वाला है। अब ये डिकेड चल रहा है 2000, हमारा जो 2020 के बाद का डिकेड चल रहा है, तीसरा डिकेड चल रहा है इस सदी का। तो अब इसमें जिसने थीम पकड़ा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर में आने वाले हैं, जिनकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सकेगा, करेगा ना। तो यही अपॉर्चुनिटी क्या है, फ्यूचर में इलेक्ट्रिक सब कुछ होने वाला है, बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रिक चीजें हो जाएंगी। इलेक्ट्रिफिकेशन इतनी तेजी से चल रहा है, हर जगह पर इलेक्ट्रिक की यूज होने वाली है। तो अगर कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन इस बात को समझ जाए, अपॉर्चुनिटी को पहचान जाए, तो क्या कर सकता है, पहले मूव करेगा, और पहले मूव करेगा तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा उसका एडवांटेज ले पाएगा, वो मार्केट में लीड कर पाएगा, प्रॉफिट ज्यादा कर पाएगा, मोनोपोली क्रिएट कर पाएगा। और एक एग्जांपल, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस टाइम पर इंडिया में टाटा मोटर्स ने लीड किया है, ऐसे वर्ल्ड लेवल पर टेस्ला ने लीड किया था, तो टेस्ला टॉप पे थी, इंडिया में इस टाइम पर टाटा मोटर्स। ठीक है, ऐसे 5G में किसने मूव कर लिया सर, एयरटेल ने मूव कर लिया है। अब फर्स्ट मूव किया है एयरटेल ने, तो मार्केट कैप्चर कौन करेगा, एयरटेल कैप्चर करने वाला है। ठीक है, ऐसे ही हर सेक्टर में जिसने जिसको पहले पहचाना, उसकी अपॉर्चुनिटी वो उसका लीडर बन जाएगा, वो वहां का प्रॉफिट मेकर, मोनोपोली क्रिएट कर देगा। ठीक है, बात समझ में आई क्या। दूसरा, आइडेंटिफाई थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब होता है वो चीजें जो किसी भी तरीके से हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, थ्रेट्स जो हमें हानि कर सकती हैं। एंड गिव वार्निंग सिग्नल्स। अब
इस कंपनी के लिए क्या हुआ, इसने अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया, टाटा मोटर्स ने पहचान लिया कि क्या इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत तेजी से हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत आगे जाने वाला है। तो एक साथ तो इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को पहचाना ही, लेकिन साथ में दूसरे इनका नुकसान को भी तो अवॉइड कर दिया। क्या, अब ये डीजल और पेट्रोल के इंजन से शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, तो अपने आप को उस आने वाली मुसीबत से, कि जैसे मान लो कोई कंपनी है जो अभी भी वही चीज बनाती रहे और फ्यूचर में भी वही बनाती रहे, तो एकदम खत्म हो जाएगी। ये क्या सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हमारे किसमें सर, ये नोकिया और सैमसंग के बीच की बात है कि नोकिया ने फ्यूचर को पहचान लिया, अपॉर्चुनिटी को पहचाना, उसने मूव कर लिया और स्क्रीन टच की बात कर ली और वहां पर वो लीड कर गया। और साथ में जो नोकिया लीडर बनी थी उसने, उसके लिए वो थ्रेट हो गया क्योंकि अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचाना। तो अगर जिसने पहचाना उसके लिए अपॉर्चुनिटी, जिसने नहीं पहचाना उसके लिए थ्रेट हो गया, उसकी पूरी कंपनी डूब जाती है। ठीक है, बात तो सुने। तो एक ही चीज, एक ही सिचुएशन, एक ही एनवायरमेंट, एक ही फैक्टर दो लोगों के लिए अलग अलग काम कर सकती है, दो धारी तलवार की तरह काम कर सकती है। जिसके फेवर चलेगी मजे हो जाएंगे उसके, जिसके अपोजिट चलेगी उसके तो लग जाएंगे। ठीक है, टैप यूजफुल रिसोर्सेज। अब क्योंकि बिजनेस क्या करता है, हर बिजनेस रिसोर्स लेता है कहां से सर, सोसाइटी से। अब सोसाइटी से रिसोर्स लेता है तो क्या करता है, टैप। अगर उसको एडवांटेज पता लग गया कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं, तो क्या करेगा, बैटरीज बनाना शुरू कर देगा। बैटरीज के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए तैयारी कर देगा। उसको स्टील्स के बारे में सोचने लगेगी कंपनी, वो सिलिकॉन्स वगैरह के बारे में सोचने लगेगी कंपनी, वो वायरिंग वगैरह के बारे में सोचने लगेगी। तो अब क्या होगा, अगर इसको पता लग गया कि फ्यूचर में क्या करना है, तो अभी से जो भी यूजफुल रिसोर्सेज रहेंगे उसके ऊपर वो क्या करने लगेगा, अपना पावर जमाने लगेगा, उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने लगेगा, उसको वो ओन करना चाहेगा, वैसी कंपनीज को अपने साथ मिलाना चाहेगा। तो वही बोला है क्या, टैप रिसोर्सेज, मतलब वो जो यूजफुल रिसोर्सेज होने वाले हैं उनको पहले से टैप किया जा सकता है। कॉप विद रैपिड चेंजेस। कॉप मतलब होता है कि जब आप किसी के साथ में बोल सकते हो उसके जैसे अपने आप को फेवरेबल कंडीशन में डाल लेते हो या फिर आप कंफर्टेबल कंडीशन में डाल लेते हो। जैसे कि एक कंडीशन चल रहा है कि ठंड बहुत आ रही है, ठंड बढ़ गई, तो अपने आप को इस तरीके से ढाल लेना, हमारी बॉडी अपने आप को इस तरीके से ढाल लेती है, क्या हो जाता है कि वो ठंड को सहन करने लगती है। ठीक है, ऐसे गर्मी आता है तो बॉडी हमारी चेंज हो जाती है, गर्मी के अकॉर्डिंग काम करने लगती है। तो कॉप मतलब जैसा सिचुएशन, जैसा कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कंफर्टेबली चेंज कर लेना। तो कॉप विद रैपिड चेंजेस, अगर जिसने ऐसा कर लिया, जिसने अपॉर्चुनिटी थ्रेट को पहचान लिया, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को कंफर्टेबल कर लेगा। असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अभी क्या होगा, अगर हमने अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया तो हमारी जो अब से पॉलिसी बनेगी, जो भी एक्टिविटीज की जाएंगी, जो भी फॉर्मुलेशन की जाएंगी पॉलिसीज की, वो अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर, जो फ्यूचर में जहां जाना चाहते हैं, जो फ्यूचर में मिशन है, गोल है, एम है, उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया जाएगा। इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या कर दिया जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। कैसे इंप्रूव हो जाएगा, सीधी सी बात है, आपने पहले से तैयारी कर लेनी है, आप पहले से प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, आपको कंडीशन पता है, सिचुएशन के बारे में पता है, तो ये इजी हो जाएगा आपको ये सब चीजें करना। ठीक है, इतनी बात में ये इंपॉर्टेंस हो गया। सर इसके डायमेंशंस, डायमेंशंस की बात करते हैं तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है, देखो डायमेंशंस का मतलब होता है कि किस किस तरफ से, इस डायमेंशन बोल लो, इसको स्कोप भी बोल सकते हो। ठीक है, ये कितने तरीके से फैला हुआ है एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले इसमें क्या है, लीगल, क्या बेटा, लीगल। दूसरा पॉलिटिकल, तीसरा सोशल, चौथा इकोनॉमिकल और पांचवा टेक्नोलॉजी। क्या ये सीरीज से हमने आपको बताया था कि ऐसे सीरीज से चलेगा, नहीं, कोई वेटेज नहीं है सीरीज का। आप इसको भी पहला लिख सकते हैं, उसको भी पहला लिख सकते हैं, इसको भी पहला लिख सकते हैं, तो एक कोई सीरीज नहीं। लेकिन हाँ, ये सब चारों किसके डायमेंशंस है, किसके सर, एनवायरनमेंट के, किसके, बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस। ठीक है, ये एनवायरनमेंट के डायमेंशंस। आइए एक एक के बारे में बात करेंगे, एक एक के। सबसे पहले लीगल, लीगल डायमेंशंस की बात कर रहा है, तो लीगल डायमेंशंस के अंदर पहले देखते हैं क्या हो रहा है। लीगल मतलब जो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू हमारे पास में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेमवर्क्स है कंट्री के, वो उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो यहाँ बोला है कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। तो पहला लेजिस्लेशन पास्ड बाय, लेजिस्लेशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो पास की गई है, किसके थ्रू, पार्लियामेंट ने जो पास किया है। पार्लियामेंट मतलब सर जहां पर लोग बैठ के ये विचार वगैरह करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, विधानसभा वगैरह, तो वहां पर। कोर्ट, अगर किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है उसको। तीसरा स्टेट, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ बोला है तो उस चीज को फॉलो करना।
तो लीगल इन्वायरमेंट में क्या आता है बेटा, वो आता है क्या, लेजिस्लेटिव पास बाय द तीनों पार्लियामेंट, कोर्ट या फिर स्टेट। जैसे एग्जांपल को देखा जाए पार्लियामेंट में कैसा, जैसे जीएसटी को पार्लियामेंट में पास किया गया, ठीक है, तो जीएसटी को पास किया गया तो सबको फॉलो करना पड़ेगा, ये कौन से में आएगा, ये लीगल में आ जाएगा। सर कोर्ट में कैसे, सर कोर्ट में कोई केस, जैसे आपने अभी पढ़ोगे क्लास 12 में आप लोग पढ़ोगे अकाउंट्स में, उसमें बहुत ही फेमस है गार्नर वर्सेस मुरे करके एक रूल है। गार्नर वर्सेस मुरे में क्या है, अरे सॉरी 12 में आप लोग पढ़े ही हो, सॉरी। तो आपने गार्नर वर्सेस मुरे में देखा था ना, वहां पर एक कोर्ट केस था, गार्नर और मुरे के बीच में केस था कि अगर कोई लॉस हो जाए तो उसको किस रेशियो में बांटना चाहिए, पार्टनरशिप में, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट के केस में अगर ऐसा होता तो तुम लोग बोलते थे कैपिटल रेशियो बांटना चाहिए, तो वो लॉ के अकॉर्डिंग बना था वो रूल, तो वो भी किसमें आएगा, लीगल में आ जाएगा, ठीक है। स्टेट, किसी स्टेट ने बताया कि मेरे यहाँ पर ऐसा काम होना चाहिए तो वैसे ही काम होना चाहिए, जैसे कि मान लो यूपी गवर्नमेंट है या फिर कहीं की और गवर्नमेंट है, तो वहां पर बोलते हैं हमारे यहाँ पर लीगल बंद है, जैसे बिहार में लीगल बंद कर दिया गया, तो स्टेट ने क्या बनाया, रूल बनाया, तो वो लीगल के अंदर आ गया, ठीक है। ऐसे अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। दूसरा सर रूल्स एंड लॉज ऑफ कंट्री, कंट्री के जो रूल्स एंड लॉज हैं उनको फॉलो करना, जैसे हमारे यहाँ पर 6 फंडामेंटल राइट्स उनको फॉलो करना, ये रूल्स में आएंगे, कंट्रीज के रूल्स में आएंगे, ठीक है। प्लस आप कंट्री के सोवरेनिटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, कंपनी की नेशनलिटी के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे, ठीक, ये सब चीजें इसके अंदर। दूसरा पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब क्या हो जाएगा, देखो पॉलिटिकल, आप तो पॉलिटिक्स सब कोई समझता है, पॉलिटिक्स मतलब, पॉलिटिक्स का मतलब हम लोग के भ्रष्ट दिमाग आता है, भ्रष्टाचार आता है दिमाग में, करप्शन आता है, गलत गलत चीजें आ जाती है, नहीं बेटा पॉलिटिक्स एक अच्छा अगर पॉलिटिक्स किया जाए, अगर हमारे यूथ या फिर एजुकेटेड पर्संस, अब एजुकेटेड पर्सन या समझदार लोग अगर पॉलिटिक्स में अच्छे से हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें, तो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज है जो सोसाइटी बेनिफिट के लिए बनाई जा सकती है। लेकिन अब वो अलग बात है कि किस कैसे यूज किया जा रहा है किसी कंट्री में, उसका किस तरीके से यूज हो रहा है वो चीजें। तो यहाँ पर वोट है तो वोट देना, एक वोट 1% इक्वल टू 1 वोट होता है, वो आपको पता ही है। तो पॉलिटिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम कैसे है, हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, जैसे रूल करने के कई तरीकों से, हिटलर भी रूल करता था अकेले, पूरे देश पे करता था, राज करता था, ठीक है। तो डेमोग्राफी हमारे पास क्या है, लोगों के पास डेमोग्राफी है, मतलब उनके पास छूट है कि नहीं, या फिर अकेले पावर में है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैसी है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज कैसा डील करना चाहती हैं, सबको समान मानती हैं या फिर खुद ही राज करना चाहती हैं, सारी पावर अपने पास रखना चाहती हैं, ये चीजें। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी मतलब उसकी बात को मानती है, जैसे हमारी कंट्री में ये थोड़ा सा फेवरेट हो जाएगा लेकिन मुझे बोलना पड़ता है कभी कभी कि थोड़ा सा लेकर के चीजों को देखो, इस टाइम पर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, देश प्रेम के थ्रू है, वो हर बात पे हमारे देश के लिए बोलते हैं, मतलब क्या कंट्री के लिए डिवोटेड पर्सन है, ठीक है। साथ में कुछ जगह पर अगर देखा जाए तो रिलीजियस बहुत ज्यादा मैटर्स होने लगे, मतलब रिलीजन के पीछे ज्यादा चीजें जा रही हैं। तो हमारी आइडियोलॉजी क्या है, रिलीजन के पीछे है, ठीक है, कंट्रीज के सॉवरेनिटी के पीछे है। तो ये सब चीजें हैं हमारे पास में, क्या आइडियोलॉजी की कैसे काम करे, वो किस तरीके से चीजों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, रूलिंग पार्टी किस तरीके की प्रायोरिटी को दे रही है, ठीक है। तीसरा एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस। अब गवर्नमेंट जो किस तरीके से बिजनेस को डील करती है, क्या उसके फेवर में काम करती है या इन फेवर। अभी करंट सिचुएशन में देखो, अब देखो हर गवर्नमेंट में ऐसा होता है, कुछ गवर्नमेंट्स में कुछ सेक्टर्स को, कुछ पर्संस को बहुत ही बढ़ावा चढ़ावा मिलता है। जैसे पिछले कुछ गवर्नमेंट्स में टाटा ने अच्छा काम किया, फिर कुछ गवर्नमेंट्स ने बदला, फिर वो अंबानी का मौसम आया, फिर गवर्नमेंट के थोड़े से माहौल बदले, अब अडानी के माहौल आ गए, फिर कुछ बदलेगा, किसी और का माहौल आ जाएगा। तो ये सब क्या है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कैसा किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी सेक्टर के लिए कैसा सोचती है, वो मायने रखता है यहाँ पर, ठीक है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनका फॉरेन कंट्री से कैसा रिलेशनशिप है, अच्छा है या खराब है, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। नेचर एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप हो रही है, जो लीडिंग कर रहे हैं, जो लीडिंग का मतलब क्या होता है आपको पता है, लीडरशिप तो आपने पढ़ा होगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे फ्यूचर में। लीडरशिप का मतलब है इन्फ्लुएंसिंग द अदर्स। तो हमारे यहाँ के लीडर
अदर्स को किस तरीके से, किस वे में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो मायने रखता है। अगर वो अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है, अगर गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तब तो गलत हो जाता है। तो ये मायने रखता है कि इन्फ्लुएंस कैसे कर रहे हैं, जो हमारे यूथ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो वर्किंग बना रहे हैं या नॉन वर्किंग बना रहे हैं। ठीक है, उनको इस बात पे भरोसा देंगे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। उनकी सोच में सिर्फ ये नहीं डाला जा रहा है कि रिलीजन, कास्ट, इस सब की वजह से आप अलग हो जाओ, बंटवारा करो, ऐसा तो नहीं डाला जा रहा है, या फिर उनको इक्वलिटी, सबके साथ मिलजुल करके रहने के लिए बोला जा रहा है। तो ये सब मायने यहाँ पर रखता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉलिटिकल। दूसरा हमारे सामने क्या है सर? तीसरा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल का मतलब हमारा समाज। देखो ये सोसाइटी कैसे तरीके से चल रही है, ठीक है, सोसाइटी में कैसा है। आ जाओ, तो कॉन्सर्न विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की जीने की जो दशा है वो कैसी है, उनकी क्वालिटी कैसी है, अच्छा जी रहे हैं, बुरा जी रहे हैं। अच्छा जी रहा मतलब भाई वो किस तरीके से, उनकी सोच कैसी है, उनको खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्रॉपर टाइम पे मील्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है कि नहीं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं कि नहीं, होम फैसिलिटीज हैं कि नहीं, रहने के लिए सही से उनके पास घर है कि नहीं, ये सब चीजें यहाँ पे बोला गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब ये बोलते हैं कि आप कितने साल, जैसे इसके पहले क्या होता था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानी जाती थी 40। जब हमारे पास वहां पर आज के 50 साल 100 साल पहले हमारे पास जो एक्सपेक्टेंसी 20 साल 25 साल 30 माना जाता था, 30 साल 35 साल 40 साल की एज एक एवरेज होती थी लोग जीने की। लेकिन अब क्या हो गया, वो 60 से 65 हो गया, 70 हो गया, ऐसे करके। तो कितने साल एवरेज पर्सन जी रहा है उसको बोलते हैं। बर्थ एंड डेथ रेट, कितना ज्यादा जन्म ले रहे हैं लोग और कितना ज्यादा मृत्यु हो रही है। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वर्कफोर्स, वर्कफोर्स से क्या क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम एंड लिटरेसी रेट, हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कैसी है, क्या ऐसे एजुकेशन सिस्टम है जिसको पढ़ने के बाद आप सिर्फ एक जॉब ओरिएंटेड पर्सन बन जाते हैं या फिर एक नौकर की तरह काम करने लगते हैं, या फिर एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से आपको खुद कुछ क्रिएटर बनाती है, कुछ ओनरशिप क्वालिटीज आपके अंदर आती है, लीडरशिप क्वालिटीज डालती है। तो ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर होता है। इस पर लिटरेसी रेट, लिटरेसी मतलब कितने पढ़े लिखे लोग हैं, अक्षर ज्ञान किसको ज्यादा है। लिटरेसी रेट की बात करें तो अक्षर ज्ञान, एजुकेशन इज डिफरेंट, लिटरेसी इज डिफरेंट। लिटरेसी मतलब आपको क ख ग एबीसीडी लिखना आता है कि नहीं, आप लिटरेट हो गए। लेकिन एजुकेटेड है ये नहीं बता सकते। एजुकेटेड का मतलब क्या होता है, हु अफेक्ट सोसाइटी पॉजिटिवली, जो पॉजिटिव वे में सोसाइटी को अफेक्ट करता है उसको बोलते हैं एजुकेटेड होना। लिटरेट होने का मतलब जिनके पास ये किताबी ज्ञान नहीं है, जिनके पास अक्षर ज्ञान है वो लिटरेट है। तो ये यहाँ पर एजुकेशन एंड लिटरेट का मतलब। कंजप्शन हैबिट्स, कंजप्शन हैबिट्स का मतलब कैसी चीजें खाना पसंद कर रहे हैं, कैसी चीजें पहनना पसंद कर रहे हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट्स को यूज करना पसंद कर रहे हैं, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। कंजप्शन प्रेफरेंस, वो क्या क्या प्रीफर करते हैं कंज्यूम करने के लिए, वो लिकर्स प्रीफर कर रहे हैं या जूस प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है, वो हेल्दी फूड्स प्रीफर कर रहे हैं या फिर नॉन हेल्दी फूड प्रीफर कर रहे हैं, ये सब मायने रखता है। फेस्टिवल्स, रिलीजन्स एंड बिलीफ्स, क्या क्या फेस्टिवल्स हैं, क्या क्या रिलीजन्स। फेस्टिवल्स मतलब कैसे त्योहार फॉलो किए जा रहे हैं, कैसे उनके पास में फेस्टिवल्स हैं मनाए जाते हैं, ठीक है। रिलीजन्स कौन कौन से हैं वहाँ पर, रिलीजियस उनका बिलीफ कैसा है, वो कितना भगवान को मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं, ये सब बातें। उनकी वैल्यूज, वैल्यूज मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीफ किसमें है, उनको किस चीज को स्ट्रांगली बिलीव या फिर सबसे पहले रखते हैं, वो ईमानदारी को, रिस्पेक्ट को, साथ मिलकर चलने को पहले रखते हैं या फिर चोरी बेईमानी को, एक दूसरे का गला काट करने को, इस तरीके से। ट्रेडिशन, वो कितने सालों से ट्रेडिशन क्या चलता रहा है, कई डिकेड से, कई सदियों से वहां पर क्या चीजें फॉलो की जा रही हैं वो मायने रखती हैं। ट्रेडिशन, वैल्यूज, ठीक है, कस्टम्स, वहां पर क्या चीजें पहले से ही मानी जाती हैं, क्या चीजें वो मानते आए हैं, उनके समाज में कैसी चीजें चल रही हैं। तो ये सब चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक तो पैसा, पैसा, डॉलर, ये, ठीक है, नीचे भी कुछ हमारे पास में है। तो पैसे, पैसे की जहां पर बात होती है, जहां पर मनी रिलेटेड बात होती है, जहां पर मॉनेटरी टर्म्स में चीजों को देखा जाता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सबसे पहला, रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हमारे यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस ये भी डिपेंड करता है इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहा है। रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट किसी प्लस कंजप्शन एंड कंजप्शन।
तो किसी भी कंट्री में जो पब्लिक है वो कितना सेव करती है, कितना एक्सपेंस करती है, कितना कंज्यूम करती है और कितना इन्वेस्ट करती है, ये बहुत मायने रखता है, इकोनॉमिक फैक्टर में अंदर आता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा रहा है। अगर किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट ज्यादा है इसका मतलब कंट्री अच्छा कर रही है, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा कर रही है इसका मतलब कंजप्शन उसका बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये सब मायने रखता है। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई का मतलब क्या, मनी में मनी लोगों के पास में परचेजिंग के लिए उनके पास अवेलेबल मनी कितनी है। अगर मनी सप्लाई अच्छी होगी तो मनी भी अवेलेबल ज्यादा होगा, और मनी अवेलेबल ज्यादा होगा तो एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज ग्रोथ करेगी, इंडस्ट्री ग्रोथ करेगा तो क्या करेगा, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में बोला है। बैलेंस ऑफ पेमेंट चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों बनाया जाता है सर, ये बनाया जाता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों बनाया जाता है, ये बनाया जाता है सर टोटल हमारे पास में कितना बैलेंस हो रहा है, हमारे पास में क्या है कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, कितना पैसा हमारे पास से आया, कितना पैसा हमारे से गया। तो इन सब के डिफरेंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं ना, तो बीओपी होता है। ठीक है, तो उन सब चीजों के बारे में देखते हैं कि हमारे पास बीओपी पॉजिटिव है फिर, तो इसको दो पार्ट हो सकता है, या तो सरप्लस हो सकता है या फिर डेफिसिट हो सकता है। सरप्लस होने का मतलब क्या है, हमारे पास में एक्सपोर्ट्स हमने ज्यादा किए हैं, डेफिसिट का मतलब हमने इंपोर्ट ज्यादा किए हैं। तो ये भी डिसाइड करता है किसी भी कंट्री की सिचुएशन क्या है। डेफिसिट कब आता है, जब इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास में इकोनॉमिक कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है। एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड का मतलब क्या, एग्रीकल्चर में क्या प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स को ज्यादा, किस टाइप की सीड्स, किस टाइप के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ज्यादा, गेहूं, चावल, सरसों, ठीक है, बाजरा, मक्का, ये सब कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको ज्यादा उगाया जा रहा है, वो मायने रखता है। प्लस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज में क्या बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर क्या क्या प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, क्या वो कंजप्शन गुड्स बना रहे हैं या कैपिटल गुड्स बना रहे हैं। ठीक है, वो कंजप्शन गुड्स में भी कौन से गुड्स बना रहे हैं, जो बेनिफिट कर रहे हैं लोगों को या फिर उनके लिए नुकसान कर रहे हैं। तो ये सब मायने यहाँ पर रखता है। ग्रोथ रेट ऑफ जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एंड पर कैपिटा इनकम, तो हमारे यहाँ पर जीएनपी कैसा है लोगों का, हमारे नेशनल कितना प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, कैपिटा पर कैपिटा इनकम मतलब हर इंसान के पास कितना पैसा आ रहा है। इसके साथ और क्या क्या हो सकता है सर, इसके साथ में होता है फिस्कल पॉलिसी, क्या सर, फिस्कल पॉलिसी भी हो सकता है इसमें सर, मॉनेटरी पॉलिसी भी हो सकता है, ये सब इकोनॉमिक की पार्ट है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी हो सकती है, टैक्सेशन पॉलिसी कैसी चल रही है हमारे यहाँ पर, ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। आई इसके बाद लास्ट है टेक्नोलॉजिकल, आज के लिए हम लोग डायमेंशन खत्म करेंगे यहीं पर। टेक्नोलॉजिकल की जब भी बात की तो बोला हमने क्या, साइंटिफिक नॉलेज को जब प्रैक्टिकली यूज किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, किस तरीके से साइंस का यूज किया जा रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज किस तरीके से परफॉर्म की जा रही है, कि साइंटिफिक जो थ्योरीज अभी तक बनी हुई थी उनको प्रैक्टिकल किस तरीके से यूज किया जा सके। ठीक है, जैसे पहले कैंसर्स के इलाज नहीं होते थे, कैंसर्स के इलाज बहुत मुश्किल से होते थे, लेकिन अब क्या किया गया, गामा रेज के बारे में लोगों को पता था, तो कैंसर के इलाज में गामा रेज यूज होता है। ठीक है, गामा रेज का यूज किया जाता है। अब उसको किस तरीके से यूज करना, लोगों को पता था कि ये रेज है, साइंटिफिक नॉलेज तो थी, थ्योरेटिकल नॉलेज थी, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज कैसे किया जाए, वही तो टेक्नोलॉजी है। बोलते हैं टेक्नोलॉजी आ गई कैंसर की ठीक करने की। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइंटिफिकली किस तरीके से यूज किया गया। इनोवेशंस एंड प्रोडक्ट प्रोसेसेस, किस तरीके से नई नई चीजों को इनोवेट किया जा रहा है, नई नई चीजें बनाई जा रही है जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबली बना सके। जैसे कि आपके सामने बोर्ड है, पहले आप लोग किस पे पढ़ते थे सर, पहले आप लोग चॉक से पढ़ते थे, फिर आप लोग ग्रीन बोर्ड पे आए, फिर हम लोग किस पे आए सर, अब स्मार्ट बोर्ड पे आ गए। कल फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। इट मे बी कि वर्चुअल टीचर हम लोग यहाँ पर पढ़ाएं, आपके घर पे हम लोग खड़े रहे, तो वर्चुअल सिस्टम भी ऐसा हो सकता है, वो भी आ सकता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, किस तरीके से एक दूसरे से जगह पर ट्रांसफर हो रही टेक्नोलॉजी, वो भी इसके अंदर आता है। प्लस न्यू इक्विपमेंट्स, कैसे औजार बनाए जा रहे हैं। पहले आपने देखा होगा जो खेतों में काम करने के लिए लोग कुल्हाड़ी से कुल्हाड़ी वगैरह ले जाते थे, कुदाल वगैरह ले जाते थे, फावड़ा वगैरह ले जाते थे, अब वो सब काम ट्रैक्टर से हो जाते थे, अब हो जाते हैं। अब ट्रैक्टर्स भी एडवांस हो गए, रोटावेटर्स वगैरह आ गए हैं, अब रोटावेटर्स के भी एडवांस हो जाते हैं, एक साथ वो जुताई भी कर रहे हैं, उसके साथ में बुआई भी कर रहे हैं, ठीक, ये एक साथ कर दे रहे हैं। तो ये किस तरीके से वहां पर चीजें हो रही है, इक्विपमेंट्स किस तरीके से बदल रही है। ठीक, इनोवेशंस
इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड्स, किस तरीके से साइंटिफिक फील्ड में नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, नए नए आइडियाज को जनरेट किया जा रहा है, नई नई चीजों को बनाया जा रहा है। इंजीनियरिंग फील्ड्स अलग अलग, पहले देखो पहले के घर अलग बनते थे, अब के घर किस लेवल पे बनते हैं, ठीक है। पहले के जो लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स होते थे वो अलग होते थे, अब क्या हो गया, अब तो दूसरे लेवल पे होने लगे, अब अलग ही तरीके से काम कर रहे हैं। न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन, पहले कम्युनिकेशन के क्या वेज थे, पहले वो चिट्ठी चिट्ठी हुआ करती थी, ठीक है, तोता इधर से उधर जाता था, कबूतर पर कबूतर जाता था, अभी क्या हो गया, फिर धीरे धीरे लेटर जाने लगा, लेटर से अब क्या हो गया, अब लेटर वगैरह की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट फोन है हमारे पास में। तो पहले शुरू शुरू में क्या होता था, पहले एक मैसेजिंग ऐप आता था, थोड़ा सा मैसेज वगैरह करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, व्हाट्सएप आ गया, स्काइप आ गया, बहुत सारी तरीके से चीजें आ गई, ठीक। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हम लोग कम्युनिकेशन के भी मोड्स बदल रहे हैं, तो ये भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। ये हमारे हो गए क्या पार्ट्स। तो हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया, इसमें हमने दो चीजें की, पहला इंपॉर्टेंट, दूसरा इसके क्या डायमेंशंस, ठीक है। हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, इसके आगे इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह थोड़ी बहुत है आपके इस चैप्टर में, उसकी बात करेंगे, उसको भी अच्छे से समझेंगे और उम्मीद करते हैं आपको चीजें बहुत सारी समझ में आ रही है। हम लोग पिछली क्लास में बात कर चुके थे थोड़ी बहुत कि बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या होते हैं, मीनिंग, कंपोनेंट, फीचर्स एंड डायमेंशंस की बात। इस वाली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्या, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसके बारे में बात करेंगे, या इकोनॉमिक कंडीशन हमारी कंट्री में कैसी है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की जब बात की जाएगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी वो किस तरीके से परफॉर्म की जाती है इंडिया में, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें 3 वर्ड्स बहुत ही फेमस हुआ, या फिर उस टाइम पर 1991 में ये चीज़ हुई, और 1991 में ये 3 वर्ड, और ये तीनों वर्ड इतने इंपॉर्टेंट हुए, इतने ज़्यादा ट्रेंड में हुए, या फिर इनकी ही वजह से बोल सकते हो कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी इसमें सुधार हुआ, या फिर बोल सकते हो काफ़ी ग्रोथ हुआ, ठीक है। ये 3 वर्ड कौन कौन से, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। इस वर्ड को आप लोग क्लास 9 से सुनते आते होंगे, क्लास 8 या 9 से सुनते आते होंगे, ये तीनों वर्ड बार बार आपको समझ आए, सेम चीज़ जो अभी तक पढ़ जाए हैं सेम चीज़ यहाँ पर पढ़ना, कुछ अलग ज़्यादा नहीं। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो पहला वर्ड है प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एलपीजी के नाम से जानते हैं, एलपीजी गैस नहीं, एलपीजी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल्स टू प्राइवेट सेक्टर। किसको बेटा, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही क्या हो गया, सोचो क्या हुआ था 1919 के पहले, मतलब 1990 के पहले क्या होता था, जितनी भी सारा क्या बोल सकते हो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी अपनी कंट्री की ग्रोथ की। हमारी कंट्री का जो ग्रोथ होता था वो चाहती थी कि सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले, गवर्नमेंट की, मतलब जो भी काम करना हो सब गवर्नमेंट करना चाहती थी, या फिर बोल सकते हो गवर्नमेंट चाहती थी वो अकेले पूरे डेवलपमेंट करवाए, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो प्रॉब्लम वही आई क्या, कि अकेले जो वो काम करते थे, तो उन्होंने क्या बोला कि अब से, अब ये बात करी किसने, इसको बनाया किसने था, तो मनमोहन सिंह को आपको पता हो, मनमोहन सिंह जो हमारे पीएम भी रह चुके, तो उन्होंने इन सब चीज़ों को लाया, वो लेकर के आए। उन्होंने क्या बोला, देखिए अब ऐसा नहीं होगा, आप जो भी क्या है क्रिएटिव वर्क्स हैं कंट्री में, जो भी डेवलपमेंट के लिए काम करने हैं उनको प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में दीजिए। जो इंडिविजुअल्स कैपेबल हैं, जो सेक्टर्स कैपेबल हैं, जिनके पास कैपेसिटी है काम करने की, ग्रोथ करने की, उनके हाथों में दिया जाता है। तो इन नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, नेशन मतलब क्या सर, ग्रोथ, नेशन के ग्रोथ में उनको लाना चाहिए, एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो बोल सकते हैं कि इनका क्या किया गया सर, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में चीज़ों को दिया गया, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर से कहाँ दिया गया, प्राइवेट सेक्टर के हाथों। इसको बोलते हैं क्या, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर से ओनरशिप किसके पास में ट्रांसफर हो रही है, प्राइवेट, ठीक है। प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट देखो इसमें वर्ड देखो, डिस और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, तो दो वर्ड्स मिला है, डिस और इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब हो जाएगा कि देखो इन्वेस्टमेंट को कम करना, पब्लिक सेक्टर से कम करना और प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देना, ये बोला जाएगा डिस इन्वेस्टमेंट करना। तो डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग द शेयर, या फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीजिंग द शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइवेट। तो
उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ स्टेक, स्टेक और स्टेक, अब देखो एक स्टेक है, स्टेक का मतलब क्या होता है, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर, दो वर्ड यूज होते हैं, स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर, दोनों में अंतर क्या होता है। स्टेक होल्डर होता है जो किसी भी तरीके का इंसान है, जो वो सारे इंसान इंक्लूड करता है जिसमें क्या होते हैं वो किसी भी तरीके से बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं। शेयर होल्डर सिर्फ शेयर्स कनेक्ट करते हैं ना। अब स्टेक होल्डर में कौन आ सकता है सर, सप्लायर भी आ सकता है, ठीक है, कस्टमर भी आ सकते हैं, गवर्नमेंट भी आ सकता है, ठीक। तो वो सब कोई जो किसी बिजनेस से जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर, मतलब उसके या तो उसको बेनिफिट है या तो उसको लॉस है। इन्वायरमेंट, सोसाइटी, पीपुल्स, वर्कर, वो सब क्या है, स्टेक होल्डर है। शेयर होल्डर जिसके पास शेयर होता है। तो यहाँ पर बोला डाइल्यूशन ऑफ, डाइल्यूशन मतलब कम करना स्टेक ऑफ गवर्नमेंट इन द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में उनके स्टेक को, उनके होल्डिंग्स को, उनके कंट्रोल को, उनके इन्वेस्टमेंट को कम करना, ठीक। इफ डाइल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप बियॉन्ड 51%, बोला जाता है कि अगर 51% से ज़्यादा कर दिया जाए, इट वुड रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अगर मैं बोलूँ कि देखो 100% कंपनी में होता है, अब इसका 51% जिसके हाथ में होगा, अगर ये पब्लिक के हाथ में है तो ये पब्लिक सेक्टर हो जाएगा, लेकिन अगर यही चीज़ प्राइवेट के हाथ में हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा। तो 51% से ज़्यादा जिनके पास रहेगा वो क्या हो जाएगा, कि बोलेंगे हम लोग उसके हाथों में चला जाएगा। इन्होंने बोला 51% से ज़्यादा ओनरशिप को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है किसके हाथों में, प्राइवेट सेक्टर का। मतलब कंप्लीट नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला कि 100% दे दो, सिर्फ बोला कि 51% मिनिमम या फिर 51% से थोड़ा ज़्यादा, 100% नहीं देना है, ठीक है। तो ये क्या मतलब हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन का मतलब। दूसरा वर्ड हमारे पास में क्या आता है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ग्लोबल। अब ग्लोबल मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, चेंज विलेज, चेंज पूरे ग्लोबल को, पूरे वर्ल्ड को, ग्लोबल इकोनॉमी को एक विलेज में चेंज कर, ठीक है। मतलब विलेज में क्यों हमने बोला, देखो बेटा पहले, अब तो थोड़ा विलेज में ऐसा हो गया कि लोग आसपास के घरों से कुछ नहीं ऐसा रिलेशनशिप नहीं रखते, लेकिन पहले क्या होता था कि अगर किसी गांव में एक दूसरे से घर जुड़े होते थे, आज उनके घर पे क्या बना है उनको पता होता था, आज उनके घर में कैसा माहौल है उनको पता होता था, मतलब सब लोग एक दूसरे से फ्रीली क्या कर सकते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते थे, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस करते थे, सब कुछ होता था ना। तो सेम चीज़ बोला है कि अब क्या होने लगा कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे जितने रिसोर्सेज हैं जो कंजप्शन पर्पज से भी हैं, उन सारे रिसोर्सेज को सिर्फ एक ही कंट्री कंज्यूम नहीं करेगी, वो सबके बीच में बांटेगी। इंडिया के पास में जो है वो अदर कंट्रीज़ को देगी, अदर कंट्रीज़ के पास जो है वो हमारी कंट्रीज़ को मिलेगा। तो इसके अंदर ये बातें बोला है। तो मीन्स इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब एक करना द वेरियस इकोनॉमीज, वेरियस इकोनॉमीज का मतलब क्या, अलग अलग कंट्री को, ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अलग अलग इकोनॉमीज को एक करना, लीडिंग टुवर्ड्स इमरजेंस ऑफ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी, सबको क्या बनाना है, एक इकोनॉमी करके, और क्या करना, बाउंड्री लेस वर्ल्ड, मतलब बिना बाउंड्री का, जहाँ पर फ्रीली ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज हो सके। ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स प्लस कौन सा, फिजिकल, ठीक। वेयर, वेयर क्या हो जाए, अब उसको कब मानेंगे ग्लोबलाइजेशन हो गया हमारे पास में, तो सबसे पहले जब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशन, जब हमारे पास में क्या हो, गुड्स एंड सर्विसेज फ्री फ्लो हो, कहीं पर भी आना जाना आसान हो जाए, ऐसा प्रॉब्लम ना हो। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशन, कैपिटल का मतलब क्या, पूंजी, हम यहाँ से मान लो यूएसए में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम फ्रीली कर पाएँ, वहाँ के लोग हमारे यहाँ पर करना चाहते हैं। जो आज आप लोग वर्ड सुनते हो FII, DII, ये सब क्या करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो FII ऐसा काम करते हैं। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये तो आपको पता है, नॉर्मल, आप लोग यहाँ बैठे बैठे कहीं और की तस्वीरें देख रहे हैं, किसी और लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये तो होने ही लगा। फ्रीली मूवमेंट ऑफ पीपुल अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है। अक्रॉस द बॉर्डर मतलब डिफरेंट बॉर्डर्स को क्रॉस करके भी क्या हो जाए, गुड्स एंड सर्विसेज को क्रॉस किया जाए। तो इसके अंदर ये बात बोला है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास में, लिबरलाइजेशन। लिबरल, लिबरल का मतलब होता है जहाँ पर थोड़ा फ्री हो जाए, चीज़ें स्ट्रिक्ट ना हो, ठीक है, लेस स्ट्रिक्ट हो, ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, उसको बोलते हैं कि हम लोग लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। अब इसके अंदर किया क्या गया, सीधी सी बात है, लिबरल करना
1919 के पहले किसी को इंडस्ट्री लगाना होता था तो उसको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स फिलअप करने थे, उनको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे, उनके ऊपर बहुत तरीके के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते थे। लेकिन उन्होंने क्या बोला, मनमोहन सिंह ने बोला क्या, इनको थोड़ा कम कीजिए, ऐसा करेंगे तो लोग काम करने कैसे आगे आएंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा कम किया जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला, मीन्स फ्रीइंग, छूट दीजिए द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, इंडियन के जो इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्रीज उनको छूट दीजिए फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस, ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल्स को कम कर दीजिए जो कि जिनका कोई मतलब ही नहीं है, ज़बरदस्ती जिनका लगा रखा है, उनसे ना कोई बेनिफिट है, उनको एक्चुअली लॉस हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को बंद कीजिए। अबोलाइजिंग लाइसेंसिंग, अबोलाइजिंग मतलब क्या होता है कि कम कीजिए, इतने ज़्यादा लाइसेंस मत बनवाइए कि इंसान लाइसेंस भरते भरते ही उसको 2-3 साल बीत जाए। ठीक है। तीसरा, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस रिस्ट्रिक्शन, उनको कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिजनेस बढ़ाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए कि नहीं नहीं तुम इतने ही स्टेट, यही स्टेट में कर सकते हो, मान लो यूपी का है तो यूपी में कर सकते हो, या फिर वो पंजाब का है पंजाब में कर सकता है, वो साउथ का है तो साउथ में कर सकते हैं, ऐसा नहीं, वो जहाँ पर एक्सपेंड करना चाहते हैं बिजनेस को कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस, बिजनेस की जितने रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको थोड़ा सा। इसके बाद क्या क्या, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज पर जो क्या था मूवमेंट था उसको फ्री कीजिए, उसको किसी के अंदर बांधिए मत। और फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस, प्राइस उनको अपने आप से डिसाइड करनी, हर इंडस्ट्रीज को, हर यूनिट को, हर सेक्टर को अपने हिसाब से प्राइसेस डिसाइड करने दीजिए, आप डिसाइड मत कीजिए, मतलब पब्लिक सेक्टर को डिसीजन लेने के लिए नहीं बोला गया। रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, थोड़े टैक्स रेट्स कम करिए जिससे कि क्या कर सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके और उनको मोटिवेटेड हो। आप सपोज करो कि आप 100 रुपये कमाते हो, 100 रुपये में से अगर 50 रुपये गवर्नमेंट ले ले तो आप सिर्फ 50% तो गवर्नमेंट ले लें, हम क्या ही करें। आज हमारे यहाँ पर टैक्स इन्वेजन जो होता है, टैक्स की चोरी हो रही है, एक रीज़न ये भी है कि 30 to 35%, 40% के अप्रॉक्स गवर्नमेंट ले जाती है। अब सोचो कोई 100 रुपये कमाए, उसमें 40-50 रुपये, 40 रुपये के आसपास गवर्नमेंट ले जाए, तो लोग थोड़ा चोरी करने लगेंगे ना, कहेंगे मेरा टैक्स बच जाए, मेहनत हम करते हैं, पैसा सारा गवर्नमेंट ले जाए। तो इस वजह से बोला जाता है टैक्स रेट को थोड़े कम कीजिए। ठीक है। लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ऑन इकोनॉमी, क्या, अननेसेसरी कंट्रोल को इकोनॉमी पे थोड़ा कम कीजिए। और सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर ऑफ फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की जो भी पॉलिसीज हैं उनको थोड़ा इजी करिए। और मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजीज टू इंडिया, आपने सुना होगा मेक इन इंडिया, एक हमारे यहाँ पर चला था मूवमेंट मेक इन इंडिया, इसके पीछे रीज़न एक ही था, क्या, कि हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी को फ्रीली अपने यहाँ पर मंगाया जा सके, फॉरेन के लोग आकर के हमारे यहाँ पर उसको लगा सके, तो मेक इन इंडिया आया था। ठीक, तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया करके जो स्कीम आई थी वो इसके अंदर हम आ सकते हैं। आगे देखते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया, तीनों हो गया। अब इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, जो पॉलिसी चेंजेस हुई हैं उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो सबसे पहले क्या हो गया, इंक्रीजिंग कंपटीशन। भाई पहले क्या था, सिर्फ हमारी कंट्री की इंडस्ट्रीज होती थी, गवर्नमेंट होती थी, तो कोई कंपटीशन था ही नहीं, कोई अच्छा प्लेयर है ही नहीं मार्केट में, तो अंधों में कनवा राजा वाला बात हो गई कि आप अकेले राज कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो गया, जब इंटरनेशनल कंपनीज आएंगी तो आपसे क्या करेंगे, कम्पीट करेंगी ना, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में, प्राइस में, ठीक है, प्रोसीजर्स में, फैसिलिटीज़ में। अब जैसे आपने देखा होगा कि जब से अदर कंपनी रेडमी वगैरह आई हैं, हमारे यहाँ की इंडिया कंपनी लावा, माइक्रोमैक्स, कुछ ऐसी कंपनियाँ जो थी वो क्या हो गई, पीछे रह गई। ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या है कि कंपटीशन इतना हाई हो गया, वो सस्ते में वो टेक्नोलॉजी देती थी जो हमारी इंडियन कंपनी नहीं दे पा रही, और यही पीछे हुआ कंपटीशन इंक्रीज कर गया। मोर डिमांडिंग कस्टमर, अब कस्टमर्स पास क्या हो गया, वैरायटी हो गई, वैरायटी हो गई तो क्या करेंगे, वो मांगेंगे, चीज़ों को डिमांड करेंगे, उनको फैसिलिटीज़ मिलने लगी। जैसे बोला जाए कि आपको कुछ चीज़ें दी जाए खाने की और पूरे उसमें आप उसमें एडजस्ट कर लेते हो, लेकिन जैसे आप वैरायटी देखते हो क्या करते हो, ज़्यादा चीज़ें मांगने शुरू करते हो, तो सेम वहाँ पर हो। रैपिडली चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, जैसे ही ग्लोबल मार्केट हुआ तो क्या हो गया, हर डेवलप कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ जाना शुरू कर दिया। अब डेवलप कंट्रीज अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाएंगी तो रीज़न क्या होगा, वहाँ की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी क्या है, डेवलप्ड है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी क्या है, सिंपल है, नॉर्मल है, तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी टेक्नोलॉजी। और जब ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी होगी तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होंगी वो क्या करेंगी, उसमें प्रॉब्लम फेस करेंगी। क्यों, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी उस लेवल की है ही नहीं। जैसे
हमारे यहाँ पर बात आई ना फ़ोन बनाने की, तो हमारी कंपनी के पास टेक्नोलॉजी तो थी, बट इतनी अच्छी या फिर इतनी सस्ती नहीं थी जो कि उनकी टेक्नोलॉजी को कम्पीट कर पाए। तो प्रॉब्लम एक क्या आया, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। पहले हमारे पास स्क्रीन टच आया, फिर स्क्रीन टच आया, फिर अब नॉर्मल किसी भी चीज़ से टच कर सकते हो आप, वो चला सकते हो। अभी क्या हो गया, सेंसर्स वगैरह इतने ज़्यादा आने लगे, सेंसर्स वगैरह पहले नहीं होते थे, अभी क्या हो गया, टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो गया। नेसेसिटी फॉर चेंज, अब क्या करने पड़ी कि भाई अब अपनी गवर्नमेंट के, अपने इंडियन कंपनीज को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ज़रूरत हो गई, नहीं चेंज करेंगे तो डूब जाएंगे। नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और साथ में अपने कंट्रीज़ के जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको ट्रेनिंग देना, डेवलप करना, compete करें वो अदर कंट्रीज़ के वर्कर्स से, उनके यहाँ की टेक्नोलॉजी को सीखें, जिससे वो क्या कर सके, अपने आप को बनाए रखें। इसके साथ क्या हो गया, मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया कि अब हमारा जो ध्यान था वो इस बात पर नहीं था, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन नहीं था, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन नहीं रह गया, हम कुछ भी बना देंगे बेच देंगे, हम ज़्यादा बनाएंगे और ज़्यादा बेचेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब मार्केट को जो चाहिए वो हमको बनाना है। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब मार्केट में जो डिमांड है वो चीज़ हमको बनानी पड़ेगी। ठीक, तो मार्केट ओरिएंटेशन हो गया। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, एक तरीके से में लॉस भी हुआ कि क्या होना, जब टैक्स रेट्स कम कर दिए गए, लाइसेंसिंग कम हो गई, तो थोड़ी इनकम गवर्नमेंट की कम हो गई, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर भी हो सकती है। तो ये सब इम्पैक्ट आए किसकी वजह से, एलपीजी पॉलिसी की वजह से। इसमें थोड़ी सी बात हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी की भी कर लेंगे, जो 1991 की ही बात है, उस टाइम पर भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंजेस आए थे, तो उसकी भी थोड़ी बात करेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। क्या होता है, पॉलिसी का मतलब क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। अब क्या बोला गया, गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की थी, ये क्या थी, गवर्नमेंट की अपनी एक डॉक्यूमेंटेशन हुआ था जिसमें ये बातें लिखी जाती थी कि इंडस्ट्रीज कैसे बिहेव करेंगे, उसको बोलते इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस जब पॉलिसी का नाम आता है तो उसमें बोलते हैं आप क्या परचेज करते हो, पॉलिसी परचेज करते हो। पॉलिसी का मतलब क्या, आप टर्म्स एंड कंडीशंस को परचेज करते हैं। एक कागज़ पे वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती हैं, उस कागज़ को आप परचेज करते हो, उस पेपर को परचेज करते हो, तो आप बोलते पॉलिसी हमने परचेज। तो सेम चीज़ यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप परचेज करते हो। वाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी भाई, तो हमको पता है पहला, टू प्रिवेंट इम्बैलेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। क्या हो गया कि अब इम्बैलेंस हो गया इंडस्ट्री, कोई सेक्टर आगे जा रहा था, कोई पीछे छूट जा रहा था, मतलब इम्बैलेंस हो गया पूरी इंडस्ट्री, उसको बैलेंस करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी। दूसरा, टू डेमोक्रेट, टू डिमार्केट एरियाज एमंग द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना यहाँ पर वर्ड, तो इसका मतलब लोगों के बीच में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना कि कौन सा पब्लिक में जाएगा, कौन सा प्राइवेट। टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स मतलब जो कम है, जिनकी ज़रूरत ज़्यादा है लेकिन अवेलेबिलिटी कम है हमारे नेचर में, तो उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके, हर जगह पर पहुंच सकें। टू प्रिवेंट द वेस्टफुल यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो स्कार्स हैं, जो कम है, उनके वेस्टेज को कम किया जा सके, तो इसके लिए पॉलिसीज बनानी पड़ी, इस डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने पड़ा। ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज़ें आई, तो सबसे पहले डी लाइसेंस, क्या आया सर, डी लाइसेंसिंग किया गया। डी लाइसेंसिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि इतने ज़्यादा लाइसेंस जो करवाने पड़ते थे लोगों को, 100, 150, 200 लाइसेंस भरने पड़ते थे, अब सिर्फ 17, 20, 25, 50 में काम हो जाता है, मतलब बहुत कम कर दिया गया, डी लाइसेंसिंग की गई। ठीक है, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर्स के रोल को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर के हाथों में से क्या कंट्रोल, मतलब 51% से ज़्यादा उनके पास जो स्टेक था उसको कम करके 51% से कम किया गया। ठीक है, तो इसको डिसइन्वेस्टमेंट किया। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल, फॉरेन से जो पैसा आता था इंडस्ट्रीज में वो बोला गया कि कोई भी पैसा आकर के लगा सकता है। ठीक, इसके बाद लिबरल पॉलिसी फॉर द टेक्निकल कोलैबोरेशन, अगर कोई टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेट करना चाहता है, जैसे हमारे यहाँ पर क्या हीरो और जापान की होंडा के साथ था, महिंद्रा एंड महिंद्रा का किसके साथ में था, कोई एक कंपनी थी उसके साथ में टेक्नोलॉजी के लिए था। ठीक, फोर्ड के साथ में, फोर्ड के साथ में था।
तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल लिबरलाइजेशन हुआ। टेक्नोलॉजिकल अगर कोई कोलेबरेट करना चाहता है इजीली कर सकता है। सेटिंग अप FIB के बीच एक ये बोर्ड है जो देखरेख करती है, इसको भी हमने किया गया। डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। डी रिजर्वेशन का मतलब क्या किया गया कि ऐसा नहीं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में एक कोई रिजर्व कर दिया कि यही लोग काम करेंगे, सिर्फ यही इंडस्ट्रीज यही प्राइवेट सेक्टर्स काम करेंगे, यही लोग काम करेंगे, ऐसा नहीं। इसमें क्या किया गया, इनको डी रिजर्वेशन कर दिया गया, कोई भी आकर के उसमें काम कर सकता है, उस सेक्टर में काम कर सकता है। ठीक है, आइए इसके बाद मैनेजरियल रिस्पॉन्स चेंजेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट, एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको डिमोनेटाइजेशन थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा। डिमोनेटाइजेशन क्यों पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो कवर हो। ठीक है, मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, क्या क्या रिस्पॉन्स पहला आया। तो सबसे पहले क्या होने लगा बेटा, पहला ज्वाइंट वेंचर होने लगा। ज्वाइंट वेंचर बनने लगे, मतलब ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक कंपनी एक साथ मिलकर के किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, क्यों सर, स्पेसिफिक पर्पज के लिए, यहाँ पर पर्पज प्री डिफाइंड होता है। जैसे मान लो अभी हम लोग बोलेंगे कि जो लौह पुरुष का स्तंभ बना, जो सबसे बड़ी मूर्ति बनी है लाल बहादुर शास्त्री जी की गुजरात में, तो उसके लिए क्या हुआ, जॉइंट वेंचर बना। इंडिया की कंपनी एल एन टी इंडिया की कंपनी नहीं, LNT के बीच में एंड अदर कंपनी के बीच में क्या हुआ, कोलैबोरेशन हुआ, वो जॉइंट वेंचर बना लिया, इसको हम बनाएंगे। जॉइंट वेंचर उसको भी कहते हैं जब दो इंडस्ट्रीज, दो कंपनीज एक साथ मिलती हैं किसी स्पेशल पर्पज के लिए, और वो काम खत्म होता है एक दूसरे से, वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो कॉमन पर्पज के लिए जब एक दूसरे से इकट्ठा होते हैं तो बोलते हैं जॉइंट वेंचर। तो ऐसा होने की वजह से क्या हुआ, जॉइंट वेंचर बनना शुरू हो गया। ब्रांड बिल्डिंग होने लगी। ब्रांड बिल्डिंग मतलब क्या हो गया, लोगों ने अपने नज़र में, मतलब लोगों की नज़र में अपनी कंपनी की रेपुटेशन बनाना, अपनी कंपनी की इमेज बनाना, उसको बोलते हैं ब्रांड बिल्डिंग करना। तीसरा क्या हुआ, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो जो सबसे तेज़ और सबसे फास्ट या फिर जो सबसे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी थी उसको लाया गया, उसको यूज किया गया इंडियन कंट्रीज में, इंडियन इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन के लिए या फिर अदर एक्टिविटीज़ के लिए, तो बोले यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो गया। कस्टमर फोकस, पहले क्या होता था, कस्टमर को फोकस नहीं किया जाता था, सिर्फ प्रोडक्शन किया बेच दिया, प्रोडक्शन किया बेच दिया। अब क्या किया, कस्टमर को जो चाहिए वो बना, ऐसा नहीं कि अपने मन से सब कुछ बना दिया, तो कस्टमर को जो चाहिए वो बनाना होता है। इसके बाद शार्पली इम्प्रूविंग कंपनसेशन लेवल। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, जो वर्कर्स को कंपनसेशन मिलता है, जो सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं, जो उनको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, कमीशन वगैरह मिलते हैं, वो अप हो गए। पहले कम होते थे, अब क्या हो गए, बढ़ने लगे, उनको इंक्रीज किया गया। डाइवर्सिफिकेशन, स्प्री का मतलब होता है एंजॉय करना, बेनिफिट उठाना। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन, अब क्या कर सकते थे, अलग अलग कोई कंपनी चाहे तो अलग अलग सेक्टर्स में बिजनेस को ओपन कर सकती है, डाइवर्सिफाई कर सकती है अपनी इन्वेस्टमेंट को। ठीक, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग इंडस्ट्रीज और यूनिट्स। तो ये सब इसके पार्ट रहे किसके, मैनेजर रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट होता है, बट हम लोग ने बोला डिमोनेटाइजेशन अलग से थोड़ा डीप हम लोग आपसे बात करें। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, और उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी कि हमारे पास में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, उसमें LPG की बात की थी, उसके गवर्नमेंट के इम्पैक्ट क्या क्या हुए, तो सब की बात की हमने, और भी दो तीन चीज़ों की बात की। ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डीमोनेटाइजेशन, मतलब आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, डीमोनेटाइजेशन। कुछ लोगों में ये है, कुछ लोगों में नहीं है, बट पढ़ लेना ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, तो थोड़े से वीडियो में इसको कंप्लीट कर लीजिए। डीमोनेटाइजेशन, अब देखो डीमोनेटाइजेशन हुआ क्यों, कैसे हुआ, ये सब हम लोग बात करेंगे। तो डी और मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन का मतलब होता है मनी का। तो मनी को जब रेगुलेशन से बाहर कर दिया जाता है, जब करेंसी, जो करेंट करेंसी है उसको मार्केट से ले लिया जाता है, कौन लेता है, RBI, और न्यू करेंसी को क्या करती है, मार्केट में डाल देती है, तो उसको बोलते हैं डीमोनेटाइज करना। ठीक है, तो मोनेटाइज का मतलब क्या हो गया, जो करेंसी अभी तक चल रही थी उसकी वैल्यू जीरो कर देना, नील कर देना, ठीक, और फिर नई करेंसी को ला देना, इसको बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन करना। ठीक है, तो व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन, demonetization is a withdrawal of a particular form of currency from circulation, circulation से किसी particular form of currency को
वापस ले लेना, उसको बोलते हैं क्या, डीमोनेटाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस बाय विच सीरीज ऑफ करेंसी विल नॉट बी लीगल टेंडर, मतलब उस करेंसी की सीरीज को, उस टाइम पीरियड की सीरीज को, या फिर उस टाइम पीरियड में जितने भी करेंसी छपी उनको कैंसिल कर दिया जाए। देखो एक हमने बनाया भी बैंड, इसको बोल बैन किया गया, इस करेंसी को 1000 के नोट्स को बैन कर दिया गया, 500 के जो पुराने नोट्स थे उनको बैन कर दिया गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये सारी चीज़ें हो गई। तो दिस सीरीज ऑफ करेंसी विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एज अ वैलिड करेंसी, उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा और वो अब से बियरर नहीं रह जाएगा, ठीक। आइए इसके बाद व्हाट हैपेंड इन डिमोनेटाइजेशन में क्या होता है, तो देखो क्या हुआ, क्या घटना घटी थी। ऑन 8 नवंबर 2016 की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अनाउंस दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड ₹500 and 1000 रुपीज नोट विल नॉट बी लीगल टेंडर, उनको लीगल टेंडर से हटा दिया गया, मतलब लीगली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कहीं पर भी इसका यूज नहीं किया जाएगा। मतलब क्या हो गया, मीन्स 500 1000 रुपीज नोट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन एक्सेप्ट द ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट। सिर्फ इसको वही ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट कर सकती हैं जिनको गवर्नमेंट अथॉरिटी दी थी, और किसको दी थी, सिर्फ बैंक को दिया गया था, प्लस ऐसे इंस्टीट्यूशन को दिया गया था जो उस करेंसी को वापस गवर्नमेंट के पास लेकर के आए, ठीक है। पब्लिक कैन डिपॉजिट एंड चेंज करेंसी फ्रॉम द बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस टिल 13 दिसंबर 2016। कब किया गया था, 8 नवंबर की बात है, और कितने महीने का टाइम दिया गया सर, 1 महीने और दिए गए, नवंबर प्लस दिसंबर, लगभग हम बोल सकते हैं कि 50 से 52 दिन का टाइम दिया गया, और ये पूरे करेंसी को निकालने के लिए मार्केट से, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड आपने थोड़ी सी देख ली, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। आइए सबसे पहले, इट इज़ नॉट फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं हुआ कि हमारी हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है, वेन इंडियन करेंसी इज डिमोनेटाइज इन इंडिया। अर्लियर इट वाज डन इन 1946, पहली बार कब हुआ था सर, 1946 में, विद द कंप्लीट बैन ऑफ ₹1000 एंड 10,000, मतलब अपने इंडियन कंट्री में 10,000 के नोट भी हुआ करते, 10,000 के नोट, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी अमाउंट रही होगी उस टाइम पर। टू डील विद द अनअकाउंटेड मनी इन ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को दूर करने के लिए ऐसा किया गया था। सेकेंड टाइम तो 46 में किया गया था, अब 1978 में किया गया था, और इस टाइम पर क्या किया गया था, 1500 एंड 10,000 की नोट को डिमोनेटाइज कर दिया गया था, 2 बार, 1946 में, 1978 में, ठीक है। आइए मेजर एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन का क्या हुआ, तो मेकिंग अ कैशलेस सोसाइटी, रीजन में बताया गया है क्या, कैशलेस सोसाइटी कैसे बनेगी, तो देखो क्या हुआ, अभी ऑनलाइन मोड आ गया पेमेंट वगैरह का, ठीक है, कार्ड से पेमेंट करने लगे, देखो कार्ड यहाँ पर लगा है, ये QR कोड का पेमेंट लगा है, कार्ड से पेमेंट होने लगा, ठीक है, और मोबाइल से होने लगा, डिजिटल इंडिया होने लगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या, कैशलेस सोसाइटी की तरफ जाने के लिए भी एक काम ये किया गया था पुरानी करेंसी को खत्म कर। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मोनेटाइजेशन, कौन कौन से ऐसे रीज़न पड़ गए भारत सरकार को, या फिर हमारी गवर्नमेंट को ऐसे कौन से कारण पता लगे, या फिर उनको क्या समझ में आया इसको करने के पीछे। तो पहला रीज़न क्या दिखा कि सर ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग मतलब क्या, अब ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता क्या है सर, ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है, ब्लैक मनी का बेटा सिर्फ इतना मतलब है कि ऑन विच नो टैक्स हैड बीन पेड, मतलब वो करेंसी, वो मनी जिसके ऊपर टैक्स पेमेंट नहीं किया गया उसको बोलते हैं ब्लैक मनी। ब्लैक मनी ऐसा थोड़ा काला मनी होता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि वो किसी के पास पड़ा है, वो सबके पास पड़ा हो सकता है। अगर आपके पास पड़ा है, आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, और डिस्क्लोज नहीं किया तो उसकी वजह से टैक्स नहीं दिया, तो वो भी ब्लैक मनी होता है, ठीक है। तो ब्लैक मनी मतलब होल्डिंग ऑफ मनी और विच आर अनअकाउंटेबल बाय द गवर्नमेंट, जो कि अकाउंटेबल ही नहीं हो पाई, जिनके टैक्स ही नहीं लग पाया। दूसरा करप्शन, करप्शन कैसे होता है, सीधी सी बात है कि भाई मेरे पास पैसा ज़्यादा होगा जो अनअकाउंटेबल है, जो हमने काउंट ही नहीं किया था, तो हम बांटते फिरेंगे सबके बीच में, जब सबके बीच में बांटते फिरेंगे तो क्या हो जाएगा, लोगों के पास मनी ज़्यादा हो जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, उल्टे सीधे कामों में काम हाथ बताएंगे, उल्टे सीधे कामों में उस करेंसी को ले आएंगे, क्योंकि वो अनअकाउंटेबल लोगों की नज़र में ही नहीं होगा, ठीक है। फेक करेंसी इन द इकोनॉमी एक्सेट्रा, और क्या हो गया था, जाली नोट भी छपने लगे थे, एक्स्ट्रा जितने इकोनॉमिक नोट थे उसकी वैसी ही सेम करेंसी और छप जाती है, तो उसको भी दूर। एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को अपने पास लाना, जितना भी एक्सेस पैसा था अपने पास में। देखो आपने क्या किया था डिमोनेटाइजेशन, बहुत सारे लोगों ने भर भर के बोरे फेंके थे नदियों में, नालों में,
बहुत सारे लोगों ने जलाया था, बेड के नीचे जला दिया था, ठीक है। तो उसमें टैक्स इन्वेजन, टैक्स की चोरी से भी बचाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। इसके फीचर्स क्या थे, ये क्यों बनाया गया था? तो पहला क्या था फीचर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स, टैक्स की लिहाज से देखा जाए तो उसके लिए भी इसको किया गया था। दूसरा मेजर इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस, अब क्या हो गया, टैक्सेशन जो पॉलिसी थी, टैक्स की जो फीचर्स हैं उनको लोगों के बीच में बताना, लोगों से उसको कंप्लाई कराना, मीट करना। चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, जो इनफॉर्मल हो गया था, जिसका कोई गिनती ही नहीं था, अनअकाउंटेबल हो गया था, अनऑर्गेनाइज हो गया था, उसको ऑर्गेनाइज वे में लेकर के आना, ये मोटिव हो गया था। एम टू क्रिएट अ कैशलेस और कैश लाइट इकोनॉमी, मतलब कैशलेस बोल दो या फिर कैश कम, जितना कैश का कम यूज किया जाए उसके पर्पज से भी यहाँ पर किया गया था, ठीक है। इम्पैक्ट क्या हुआ इसका, तो पहला इम्पैक्ट क्या हुआ, मनी और इंटरेस्ट रेट पर क्या हुआ, डिक्लाइन इन द कैश ट्रांजेक्शन, क्या हो गए, कैश ट्रांजेक्शन कम होने लगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में बढ़ावा होने लगा। इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट, अब जब कैश डिपॉजिट जाना नहीं होने लगा तो लोगों के पास कैश अपने पास कम रखने लगे, जब कैश अपने पास कम रखेंगे तो वो बैंक किसके पास पैसा रखना पड़ेगा, बैंक के पास में, तो डिपॉजिट्स बढ़ गई। इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स, लोगों जागरूक होने लगे, सेविंग्स बढ़ गई, लोगों के पास पैसा बढ़ गया। प्राइवेट वेल्थ, प्राइवेट वेल्थ में क्या क्या आया कि डिक्लाइन सिंस सम हाई डिमोनेटाइजेशन नोट्स वर नॉट रिटर्न, ठीक है। इसका क्या हुआ, प्राइवेट वेल्थ में कुछ हाई मोनेटाइजेशन हुए, जिनका डिमोनेटाइजेशन हुआ, जैसे 2000 10,000 के नोट्स हुए, 1000 के नोट्स हुए, तो इनका जब डिमोनेटाइजेशन किया तो इनकी वैल्यू इनको कम हो गया, डिक्लाइन हो गया, सिंस सम हाई डिमोनेटाइजेशन नोट्स वर नॉट रिटर्न, तो प्राइवेट वेल्थ कम होने लगी, प्राइवेट वेल्थ कम, लोग करेंसी बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहेंगे, वो चाहते हैं कि बड़ी नोट रहे तो एक थोड़ी सी जगह पर आ जाए, तो इस तरीके से। रियल इस्टेट प्राइस फेल, जो रियल इस्टेट की प्राइसेस थी वो क्या हो गई, कम हो गई, अब लोगों के जेब में पैसा नहीं है, ठीक है, तो अब क्या करेगा, वो घर खरीदेगा कि खाएगा, तो सर वो बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, तो रियल इस्टेट के बिजनेस में कमी है। पब्लिक वेल्थ में क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर की वेल्थ में क्या हो गया, तो इसमें क्या हुआ, कोई इफेक्ट नहीं, पब्लिक सेक्टर में कोई वेल्थ, पब्लिक वेल्थ में कोई इफेक्ट नहीं आया, कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा हुआ। डिजिटलाइजेशन में क्या हुआ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इंक्रीज, क्या हो गया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बढ़ गए हैं। इसके बाद रियल एस्टेट में क्या हो गया, प्राइसेस डिक्लाइन कर गई, रियल एस्टेट के क्या हो गए, प्राइसेस थोड़े से कम हो गए, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं, डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो उसके प्राइसेस कम हो गए। इसके बाद क्या होगा, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज डिस्क्लोजर, अब जो पैसे लोगों के जेब में छिपे हुए थे, जो घरों में छिपे हुए थे, अब सब सरकार की नज़र में आ गए, सब गवर्नमेंट की नज़र में आ गए, बैंकों में आ गए सब कुछ, तो सबके पास ज़्यादा हो गया तो इनकम टैक्स भी बढ़ गया, ठीक है, तो इंक्रीज हो गया, टैक्स हो गया, कलेक्शन ज़्यादा हो गया, ठीक। इतनी चीज़ें हमारे डिमोनेटाइजेशन की वजह से हुई। तो ये यहाँ पर हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है पूरी तरीके से, और हम कह सकते हैं 3 चैप्टर हमारे पूरे हो गए, और इसके एक चैप्टर हमारा, इसका जो क्या है फ्लो चार्ट बचा है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, और इसका एमसीक्यू वगैरह भी हम लोग ऐसे करके आज पूरा कर लेंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, और समझ में आ रही है तो जुड़े रहिए, लगे